डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1591 से 1600 तक। सैफ अली के काल मुनक़ते करने के बाद आबदा गाल अपने सामने मौजूद तारीक स्क्रीन को दंग रहकर खामोशी से घूरती रही। हेवेंस बरेल के मिंबरान पर इनाम बढ़ाना कहने में आसान लेकिन करने में मुश्किल था। इजाफी अखराजात आसानी से दसियों हजार गोल्ड तक पहुंच जाएंगे। गिल्ड ने जीरो विंग सिटी से काफी रकम कमाई थी। फी अलहाल ये सिर्फ दाखिला फीस के जरिए 5000 से ज्यादा गोल्ड कमा रहा था। ताहम हेवेंस बरेल के साथ जारी जंग की वजह से जीरो विंग को अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना था। जब तक गिल्ड को इजाफी 1 लाख गोल्ड हासिल न हो जाते वो हेवेंस बरेल पर इनाम दुगना करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। आखिर उन्हें मजीद 1 लाख गोल्ड कहां से मिलने वाले थे? आबदा आपी, क्या हम वाकई इनाम दुगना करने जा रहे हैं? या ने आबदा गाल के पास से एहतियात से पूछा। जीरो विंग के पास हंगामी हालात के लिए सिर्फ 20,000 से कुछ ज्यादा गोल्ड ही बचा था। अगर उन्होंने ये फंड्स इस्तेमाल कर लिए तो कोई गैर मुतवक्के वाकया पेश आने की सूरत में गिल्ड और भी ज्यादा नाजुक सूरत हाल में फंस जाएगा। ऐलान कर दो, आबदा गाल ने एक गहरी बेबस आह भरते हुए कहा। अगर हम इनाम नहीं भी बढ़ाते तब भी गिल्ड के गोदाम में मौजूद हमारे आला दर्जे के साजो सामान का जखीरा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अगर हम इनाम नहीं बढ़ाते तो हम सिर्फ अपना स्टॉक खत्म करेंगे। अगर हमें दोनों सूरतों में बर्बाद ही होना है तो हम हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के साथ डटकर मुकाबला क्यों ना करें। इसके बाद ने स्टारमोन किंगडम के सरकारी फोरम्स पर बढ़ाए गए इनाम की पोस्ट लगा दी। जैसे ही खबर फैली उसने स्टारमोन किंगडम के हर खिलाड़ी की तवज्जो मबजूल कर ली। की पोस्ट ने तेजी से 10 लाख से ज्यादा वेव्स हासिल कर लिए। क्या जीरो विंग वाकई हेवेंस बरेल के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है? उसने दरहकीकत हेवेंस बरेल की पैरवी करते हुए अपना इनाम दुगना कर दिया। ऐसा लगता है कि जीरो विंग आखिरकार संजीदा हो रहा है। हेवेंस बरेल को ब्लैक वाटर की हिमायत हासिल है, इसलिए यह तवक्को की जा रही है कि गिल्ड के पास फंड्स की बड़ी मिकदार मौजूद है। लेकिन जीरो विंग ने इतनी रकम कैसे हासिल कर ली? शायद जीरो विंग आखिरी कोशिश कर रहा है ताकि हेवेंस बरेल को डरा कर पीछे हटने पर मजबूर कर सके। मैंने जो सुना है इसकी बुनियाद पर ब्लैक वाटर ने हेवेंस बरेल की मदद के लिए माहिरीन की एक बड़ी तादाद को मुतहर्रिक किया है और गिल्ड को इजाफी 2 लाख गोल्ड की पेशकश की। इनशनेट रॉक सिटी की आमदनी के साथ जीरो विंग दौलत में हेवेंस बरेल को कैसे शिकस्त दे सकता है? बिल्कुल, मैंने सुना है कि इनशनेट रॉक सिटी के खिलाड़ियों की आबादी पहले ही 60 लाख से तजावुज कर चुकी है। अगरचे हेवेंस बरेल दाखिला फीस नहीं ले रहा, फिर भी ये मरम्मत और रहाइश की फीसों के जरिए बहुत पैसा कमा रहा है। उन्हें एक दूसरे पर अपने इनामात बढ़ाने दो, जितना ज्यादा इतना बेहतर। इस तरह मैं अपनी सवारी माउंट खरीदने के लिए काफी पैसे कमा सकूंगा। अवाम की नजर में हेवेंस बरेल के साथ जंग में जीरो विंग को जबरदस्त नुकसान का सामना था, और फिर भी हर कोई जंग का जश्न मना रहा था। ऐसा रोज रोज नहीं होता था कि खिलाड़ियों को पैसा कमाने का इतना सुनहरी मौका मिले। ओरुक एम्पायर इनशनेट रॉक सिटी में हेवेंस बरेल की रहाइश का गिल्ड लीडर सुनगोलर, ऐसा लगता है कि जीरो विंग के पास भी काफी बजट है। क्या आपको यकीन है कि आपको कोई मसला नहीं होगा? ली जिनेंग यांग अपनी पेशानी पर बिल डाले बगैर न रह सका जब उसने जीरो विंग की ताजा तरीन फोरम पोस्ट पढ़ी। जीरो विंग की ताकत को जल्द अज जल्द कम करने के लिए हेवेंस बरेल ने दूसरे गिल्ड के मिंबरान पर अपना इनाम दुगना कर दिया था। इससे इन इनामात की तादाद में कई गना इजाफा हो गया जो उन्हें अदा करने पड़ते थे। हर रोज उन्हें इनामात की मद में तकरीबन 60,000 गोल्ड खर्च करने पड़ते थे। ये इनशनेट रॉक सिटी की कई दिनों की आमदनी के बराबर था। अवाम के ख्याल के बरक्स हेवेंस बरेल इतना महफूज नहीं था जितना दिखाई देता था। यंग मास्टर ली, यकीन रखें, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जीरो विंग क्या करने की सलाहियत रखता है। गिल्ड में मेरे जासूसों की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जीरो विंग के पास ज्यादा पैसा नहीं बचा। ये पहले ही अपने मौजूदा अखराजात को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर रहा है।
ये महज जीरो विंग की मुजाहमत का आखिरी अमल है, सुनगोलर बरेल ने कहा। वो ये सुनकर खास हैरान नहीं हुआ कि जीरो विंग ने अपना इनाम दुगना कर दिया है। मैंने ब्लैक वाटर के साथ भी एक मुआहिदा कर लिया है। उन्होंने न सिर्फ हेवेंस बरेल में 2 लाख गोल्ड की सरमायाकारी की है, बल्कि वो बाद में मजीद 3 लाख गोल्ड भेजने का इरादा रखते हैं। 5 लाख सोने के सके जीरो विंग को कुचलने के लिए काफी से ज्यादा है। इसके अलावा हमने ओरुक एम्पायर में एक नई कान भी तलाश कर ली है। इस कान में मैजिक आयरन की रग और मैजिक क्रिस्टल्स पैदा करने का एक खास इम्कान मौजूद है। जब तक हम कान पर कब्जा कर लेते हैं, जीरो विंग के पास हमसे ज्यादा देर तक टिकने की कोई उम्मीद नहीं, चाहे इसे डर्नफेक्स पवेलियन की मुकम्मल हिमायत ही क्यों ना हासिल हो जाए। मैजिक आयरन की रगें उन चंद धाती रगों में से एक थीं जो मैजिक क्रिस्टल्स पैदा करती थीं, और हेवेंस बरेल ने जो रग दरियाफ्त की थी वो इनशनट रॉक सिटी से सिर्फ 1 दर्जन घंटे की पैदल मुसाफत पर थी। अगरचे दीगर सुपर पावर्स ने भी रग दरियाफ्त कर ली थी, लेकिन उनके गिल्ड टाउन्स बहुत दूर थे। नतीजे के तौर पर ये सुपर पावर्स हेवेंस बरेल का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हमें अपने टाइम टेबल को आगे बढ़ाना चाहिए। दीगर सुपर पावर्स ने पहले ही मैजिक आयरन की रग में दिलचस्पी जाहिर कर दी है, और अगरचे हमें इलाके का फायदा हासिल है, लेकिन रग को महफूज बनाना आसान नहीं होगा। ली जंगयांग ने इस बात में सर हिलाया। वो ये सोचने लगा था कि शायद इसने जीरो विंग का कुछ ज्यादा ही अंदाजा लगा लिया था। अगरचे जीरो विंग ताकतवर था, लेकिन गिल्ड के पास किसी बड़ी कारपोरेशन की हिमायत नहीं थी। ये अपनी ताकत पर इन्हिसार करता था। इसी दौरान व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में जैसे ही सैफ अली इमारत की ऊपरी मंजिल पर वाक़े स्पेशल फॉर्जिंग रूम्स में से एक में दाखिल हुआ, इसने मिलेन किल्क समाइल और तकरीबन 100 दीगर एडवांस्ड फॉर्जर्स को अपना इंतजार करते हुए देखा। गिल्ड लीडर, मैंने गोदाम से वो तमाम मवाद निकलवा लिया है जिसकी अपने दरख्वास्त की थी। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म भी बड़ी मिकदार में मवाद खरीद रही है, मिलेन किल्क समाइल ने सैफ अली के करीब आते हुए रिपोर्ट दी और स्पेशल फॉर्जिंग रूम के अर्द गिर्द ढेर किए गए मुख्तलिफ मवाद की तरफ इशारा किया। मिलेन किल्क ने स्पेशल फॉर्जिंग रूम में जो मवाद जमा किया था वो कंकररज आर्मर तैयार करने के लिए दरकार मवाद के सिवा कुछ नहीं था। कंकररज आर्मर की तैयारी का अमल इंतहाई पेचीदा था। मुख्तलिफ अमलों में सबसे ज्यादा वक्त तलब पिघलाने और मवाद को साफ करने का काम था। खुशकिस्मती से ये काम उन फॉर्जर्स के जरिए मुकम्मल किए जा सकते थे जिन्होंने कंकररज आर्मर का फॉर्जिंग डिजाइन नहीं सीखा था, और इसी वजह से सैफ अली ने इन फॉर्जर्स को मदद के लिए बुलाया था। इसके साथ वो कंकररज आर्मर को फोर्ज करने पर तवज्जो मरकूज कर सकता था, जिससे काफी वक्त बच जाता। ताहम जब सैफ अली ने मवाद की खालिसियत पर गौर किया तो उसने फैसला किया कि बेहतर होगा अगर वो पिघलाने और सफाई का काम एडवांस्ड फॉर्जर्स पर छोड़ दे। अच्छा, फिलहाल अब जो भी काम कर रहे हैं इसे रोक दे। मुझे अब सब की जरूरत है कि इस मवाद को पिघलाएं, सैफ अली ने एडवांस्ड फॉर्जर्स से खिताब किया। फिर वो मिलेन किल्क समाइल की तरफ मुड़ा और पूछा, उस वक्त लूनर पोशन की मार्केट कैसी है? लोनर पोशन, सर हिलाते हुए मिलेन किल्क समाइल ने कहा, अगरचे लोनर पोशन आम है, लेकिन खंडरात तलाश करने वाले खिलाड़ियों में इजाफे की वजह से मांग आसमान को छू रही है। फिर भी मूनलाइट फ्लावर, जो लोनर पोशन का अहम जुज्व है, काफी नायाब है। नतीजे के तौर पर मूनलाइट फ्लावर की मार्केट कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब हर फूल 6 सिल्वर में फरोख्त होता है। जहां तक लोनर पोशन का ताल्लुक है, ये 12 सिल्वर में फरोख्त होता है। अगरचे हमने लोनर पोशन तैयार करने के लिए फूल खरीदने की कोशिश की है, लेकिन हमने अब तक सिर्फ 2000 से कुछ ज्यादा बोतलें ही तैयार की है। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स को लोनर पोशन की अशद जरूरत थी, लेकिन मूनलाइट फ्लावर की नायाबी की वजह से इसे बड़ी मिकदार में हासिल करना नामुमकिन था। हकीकत यह है कि कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने 2000 से ज्यादा लोनर पोशन का जखीरा जमा कर लिया था। यह मुतासिर कुन था। तो ये आखिरकार शुरू हो गया है। सैफ अली मुस्कुराया। मूनलाइट फ्लावर की कीमत पहले ही इसकी तवक्को से ज्यादा थी। इसके बाद उसने वो मूनलाइट फ्लावर्स निकाले जो उसने अपने एपिक स्पेशल बैग और अस्टाम हर्ब गार्डन में महफूज किए थे। उन्हें लोनर पोशन बनाने के लिए इस्तेमाल करो और फिलहाल उन्हें फरोख्त कर दो। तमाम रकम आबिदा को भेज दो ताकि हमारी मौजूदा मुश्किलात से निपटा जा सके।
सैफ अली ने अपस्टाम हर्ब गार्डन को मूनलाइट फ्लावर्स उगाने के लिए इस्तेमाल किया था जब से इसने इसे हासिल किया था। हर्ब गार्डन की बका की शरह में इजाफे के साथ इसके लगाए गए मूनलाइट फ्लावर्स की बका की शरह 25% थी। नतीजे के तौर पर हर फसल से तकरीबन 15,000 मूनलाइट फ्लावर्स हासिल होते थे। वो पहले ही मजमूई तौर पर 3,50,000 से ज्यादा जमा कर चुका था। चूंकि हर स्टिक 100 फूलों पर मुश्तमिल था, इसके पास मूनलाइट फ्लावर्स के 3,521 स्टेक्स थे। जब मीलेनकिल्क समाइल ने सैफ अली के जाहिर करदा मूनलाइट फ्लावर्स के स्टेक्स देखे तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। मार्केट से चंद दर्जन मूनलाइट फ्लावर्स खरीदना ही काफी मुश्किल था, फिर भी सैफ अली ने अपने बैग से 3,000 से ज्यादा स्टेक्स निकाले थे, जिससे इसका बैग तकरीबन भर गया था। अगर वो उन तमाम मूनलाइट फ्लावर्स को लोनर पोशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते तो वो यकीनी तौर पर एक बड़ी दौलत कमाएंगे। बाब 1592 दीवाना वार खरीदारी। सैफ अली की हिदायत मिलने के बाद मीलेनकिल्क समाइल फौरन स्पेशल फॉर्जिंग रूम से निकली और कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के हर एडवांस्ड अल्केमिस्ट से राब्ता किया और लोनर पोशन की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का हुक्म दिया। इसी वक्त मीलेनकिल्क समाइल ने ट्रेडिंग फर्म के गोदाम से जखीरा शुदा लोनर पोशन निकाले और अपने मातहतों से उन्हें जीरो विंग के एडवांस्ड ऑक्शन हाउस और व्हाइट रिवर सिटी के ऑक्शन हाउस में फरोख्त करवाया। इसके अलावा उसने कुछ दूसरे खिलाड़ियों को ब्लैक ड्रैगन एम्पायर और दीगर रियासतों में भेजा ताकि वो पोशन फरोख्त कर सकें। ऐसा करने से न सिर्फ वो लोनर पोशन तेजी से फरोख्त कर सकते थे, बल्कि वो मार्केट वैल्यू को भी बरकरार रख सकते थे। इसी दौरान कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के एक और स्पेशल फॉर्जिंग रूम में सैफ अली ने फिलासफर्स स्टोन निकाला, जिसे इसने पहले अपने प्राइवेट गोदाम से हासिल किया था, और माना बैरियर क्रिस्टल के टुकड़ों से माना बैरियर क्रिस्टल्स की तरकीब सिंथेसाइज शुरू की। सैफ अली ने वर्ल्ड सिमेट के अपने ताज़ा तरीन दौरे से कल 45 माना बैरियर क्रिस्टल के टुकड़े हासिल किए थे। अगर वो एनपीसी अल्केमिस्ट से माना बैरियर क्रिस्टल्स की तरकीब में मदद लेता तो उनकी कामयाबी की शरह सिर्फ 40% होती और हर कोशिश के लिए 10 क्रिस्टल के टुकड़ों की जरूरत होती। वो खुशकिस्मत होता अगर उसे 2 माना बैरियर क्रिस्टल मिल जाते। दूसरी तरफ फिलासफर्स स्टोन ने 100% तरकीब की कामयाबी की शरह फराहम की। ताहम जब सैफ अली ने क्रिस्टल के टुकड़ों की पहली खेप की तरकीब की तो कुछ गैर मुतवक्के और चौंका देने वाला वाकया पेश आया। फिलासफर्स स्टोन में सिर्फ 5 क्रिस्टल के टुकड़े डालने के बाद उसके सामने मेज पर एक मुकम्मल माना बैरियर क्रिस्टल नमूदार हो गया। क्या मुझे एक मुकम्मल क्रिस्टल बनाने के लिए सिर्फ 5 क्रिस्टल के टुकड़ों की जरूरत है? सैफ अली हैरान रह गया जब उसने मेज पर मौजूद माना बैरियर क्रिस्टल को घूरा। अगर उसे सिर्फ 5 क्रिस्टल के टुकड़ों की जरूरत थी तो वो 9 मुकम्मल माना बैरियर क्रिस्टल्स तैयार कर सकता था। दरीं असना व्हाइट रिवर सिटी के टेलीपोर्टेशन हॉल जैसे टेलीपोर्टेशन ईरे को हर एक्टिवेशन के लिए 5 मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत होती थी। लिहाजा उन्हें आमतौर पर काम करने के लिए 5 माना बैरियर क्रिस्टल्स की भी जरूरत होगी। जहां तक अनासिर के 4 मीनारों 4 टावर्स ऑफ एलिमेंट्स के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का ताल्लुक है, इसे सिर्फ 3 मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत थी। असल में सैफ अली ने काफी माना बैरियर क्रिस्टल्स जमा करने के बाद ही टेलीपोर्टेशन फंक्शन को फाल करने का मंसूबा बनाया था। बहरहाल जीरो विंग की मौजूदा मैजिक क्रिस्टल आमदनी के साथ टेलीपोर्टेशन ईरे के इस्तेमाल को बरकरार रखना नामुमकिन था। ताहम अब ऐसा लगता था कि उसकी मजीद जरूरत नहीं रही। खुशकिस्मती से वो 9 माना बैरियर क्रिस्टल्स को बारी बारी इस्तेमाल कर सकता था। मजीद बड़ा माना बैरियर क्रिस्टल्स की खुद को बहाल करने की सलाहियत के अलावा हर माना बैरियर क्रिस्टल में 100 मैजिक क्रिस्टल्स के बराबर माना मौजूद था। सैफ अली ने फौरन मीलेनकिल्क समाइल से राब्ता किया और इसे आबिदा गाल को तैयार शुदा क्रिस्टल्स और अनासिर के 4 मीनारों के टेलीपोर्टेशन फंक्शंस को फाल करने का पैगाम भेजने को कहा। माना बैरियर क्रिस्टल से फारिग होने के बाद सैफ अली ने कंकर्रज आर्मर का फॉर्जन डिजाइन निकाला और मुताला शुरू किया। बेसिक फॉर्जन डिजाइन्स के बरक्स खिलाड़ी एक बटन के केक से एडवांस्ड फॉर्जन डिजाइन्स नहीं सीख सकते थे। एडवांस फॉर्जन डिजाइन्स में फॉर्जन की खुसूसी तकनीकें और जादुई ईरे मैजिक अरेज भी शामिल थे। खिलाड़ियों को ये तमाम तफसीलात खुद सीखने की जरूरत थी। ये चीज वाकई पेचीदा है। कंकर्रज आर्मर की तैयारी के अमल को देखने के बाद सैफ अली हैरान रह गया। कोई ताज्जुब नहीं कि माजी में खिलाड़ियों ने जंगी ईरे
बैटर अरेज के साथ साजो सामान तैयार करने के लिए इतनी सख्त जिदोजहद क्यों की? तो जंगी ईरे बनाने के अमल में एडवांस्ड मैजिक ईरे शामिल है। खुशकिस्मती से मैंने कंकर्रज आर्मर की तैयारी को कोको और दूसरों पर नहीं छोड़ा, वरना आर्मर तैयार करने में और भी ज्यादा वक्त लगता। गार्ड्स डोमेन में बुनियादी मैजिक ईरे काफी पेचीदा थे और यहाँ तक कि माहिरीन को भी उन्हें तैयार करने के लिए दरकार महारतों को समझने के लिए काफी वक्त दरकार होता था। कहने की जरूरत नहीं, इंटरमीडिएट मैजिक ईरे और भी ज्यादा पेचीदा थे, वरना सैफ अली सकर्ट सिल्वर रैंक की सीक्रेट टेक्निक टेबलेट को इस्तेमाल में लाने के बजाय गिल्ड के गोदाम में न छोड़ता। अब भी जीरो विंग के पास इतने खिलाड़ी नहीं थे जो इंटरमीडिएट मैजिक ईरे बना सके। पूरे जीरो विंग में अब तक सिर्फ सैफ अली ही जानता था कि एडवांस्ड मैजिक ईरे कैसे बनाए जाते हैं। बाकी सब अभी भी उन्हें मौसर तरीके से बनाने के काबिल होने से बहुत दूर थे। खुशकिस्मती से मतलूबा एडवांस्ड मैजिक ईरे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे चंद घंटों में इसे सीखने के काबिल होना चाहिए। सैफ अली ने जरूरी एडवांस्ड मैजिक ईरे का जायजा लेने के बाद सुकून का सांस लिया। अगरचे वो पहले ही एडवांस्ड मैजिक ईरे बना सकता था, लेकिन सादा और पेचीदा वर्जन मौजूद थे। सैफ अली मुट्ठी भर घंटों में सादा ईरे बना सकता था, लेकिन हो सकता है कि वो अपने मौजूदा मयार के साथ अभी तक पेचीदा एडवांस्ड मैजिक ईरे सीखने के काबिल ना हो। अगर वो मतलूबा एडवांस्ड मैजिक ईरे नहीं बना सकता तो वो कंकर्रज आर्मर को फोर्ज नहीं कर सकेगा। अगरचे ऐसा लगता था कि जीरो विंग और हेवेंस बरेल दौलत के जरिए मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। असल मुकाबला अब भी गिल्ड्स के माहिरीन के दरमियान था। लीज निंग यांग की हेवेंस बरेल के साथ शिराकत की वजह से गिल्ड ने बहुत से माहिर खिलाड़ियों को भर्ती किया था। अब हेवेंस बरेल को ब्लैक वाटर के माहिरीन की एक बड़ी तादाद की मदद भी हासिल थी। नतीजे के तौर पर जीरो विंग और हेवेंस बरेल की ताकतों के दरमियान फर्क बढ़ गया था। बदकिस्मती से जीरो विंग के पास दुश्मन की भारी तादाद से निपटने के लिए काफी टायर 2 माहिरीन नहीं थे। यहाँ तक कि अगर सैफ अली जाती तौर पर हथियार उठा लेता तब भी वो सूरत हाल को तब्दील करने के लिए बहुत कम कर सकता था। लेकिन अगर जीरो विंग के पास कंकर्रज आर्मर होता तो ये एक मुख्तलिफ कहानी होती। अगर 5 इलियट खिलाड़ी आर्मर पहनते तो वो फौरन माहिर के दर्जे पर पहुंच जाते। वो आम माहिर खिलाड़ियों से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अगर जीरो विंग अपने आम माहिर खिलाड़ियों को आर्मर से लेस करता और बुनियादी ताकत के जंगी ईरे बेसिक स्ट्रेंथ बेटर अरे को फाल करता तो वो गिल्ड के फर्स्ट रेट माहिरीन की तरह मजबूत होते। अगर पांचों मिलकर काम करते तो वो 5 रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन के मिलकर काम करने से भी ज्यादा मजमूई जंगी ताकत का मुजाहरा कर सकते थे। रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन, यहाँ तक कि सपर गिल्ड्स में भी इस तरह की सलाहियत के माहिरीन अनमोल थे। मौजूदा फर्स्ट रेट गिल्ड्स में ऐसे माहिरीन ताकत में सरे फहरिस्त होंगे। जब सैफ अली ने कंकर्रज आर्मर के एडवांस्ड मैजिक ईरे का मुताला किया, मिलन किल्क समाइल ने अपने पास मौजूद हर लोनर पोशन को मुख्तलिफ सल्तनतों और रियासतों के ऑक्शन हाउसेस में फरोख्त के लिए लगा दिया। उसने हर मकाम पर सिर्फ 100 बोतलें फरोख्त की और कम अज कम बोली 10 सिल्वर फी बोतल मुकर्रर की, जो मार्केट वैल्यू से थोड़ी सस्ती थी। जब ये पोशन मुख्तलिफ ऑक्शन हाउसेस में अवाम के सामने आए तो उन्होंने बहुत से गिल्ड्स और टीमों की तवज्जो मबजूल कर ली। कोई वाकई इतने सारे लोनर पोशन बेच रहा है, इतना सस्ता, ये बहुत अच्छा है। इन पोशनस के साथ हमारी टीम आखिरकार इस कदीम खंडर को तलाश कर सकती है जो हमें मिला था। पुरजोश होकर खिलाड़ियों ने गुस्से से लोनर पोशन पर बोली लगाना शुरू कर दी। मौजूदा एडवेंचर टीमों और गिल्ड्स के लिए खंडरात की तलाश किस्मत बनाने का एक सुनहरी मौका बन गया था, लेकिन लोनर पोशन आइस जैसी किसी चीज के बगैर तारीख खंडरात की तलाश परेशान कुन थी। हर खंडर के अपने जाल थे और अंधेरे में इन जालों को तलाश करना खतरनाक था। अगर खिलाड़ी उन जालों को मुतहर्रिक करते तो माहिरीन की क़यादत वाली टीम को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता था और वो तबाह हो सकती थी। इन जालों को मुतहर्रिक करने के खतरे के मुकाबले में लोनर पोशन की कीमत कुछ भी नहीं थी। बहरहाल खिलाड़ियों को खेल के इस मरहले पर खोए हुए लेवल को बहाल करने के लिए कई दिन दरकार होंगे। जैसे ही खिलाड़ियों ने ऑक्शन हाउसेज में लोनर पोशन दरियाफ्त किए, पोशन की कीमतें तेजी से आसमान को छूने लगे। 10 सिल्वर 40 कापर, 10 सिल्वर 70 कापर, 11 सिल्वर 20 कापर। चंद मुख्तसर मिनटों के बाद औसत कीमत 12 सिल्वर
50 कापर तक पहुंच गई। दरी असना, ये इजाफा सिर्फ शुरुआत थी। आखिर में खिलाड़ियों ने लोनर पोर्शन के लिए मुकाबला करना तब ही बंद किया जब कीमतें 17 सिल्वर 50 कापर तक पहुंच गई। ये पहले ही मौजूदा मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा था। अगरचे हर लोनर पोर्शन 17 सिल्वर 50 कापर में फरोख्त नहीं हुआ था, औसतन वो 16 सिल्वर 40 कापर इससे ज्यादा में फरोख्त हुए थे। प्रोसेसिंग फीस में कटौती के बाद जीरो विंग ने फिर भी काफी मुनाफा कमाया। आखिर में मिलेनियल समाइल ने फरोख्त किए गए 2000 लोनर पोर्शन से 262 गोल्ड का भारी मुनाफा कमाया। खुशकिस्मती से उसने लोनर पोर्शन की मार्केट की तलब को बमुश्किल ही कम किया था। 2000 पोर्शन एक ही रियासत में खिलाड़ियों की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थे, मुतअद्दिद रियासतों और सल्तनतों का तो जिक्र ही छोड़ दें। बाब 1593 जीरो विंग सिटी की असल ताकत। लोनर पोर्शन की पहली खेप फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ ऑक्शन हाउसेज में कोई भी दस्तयाब नहीं था। इसकी वजह से इन खिलाड़ियों को पछतावा हुआ जो पोर्शन जीतने में नाकाम रहे थे। लानत, लोनर पोर्शन पहले ही बिक गए। मैं अभी यहां पहुंचा हूं। लानत हो, मुझे मालूम था कि मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने सिर्फ 2 या 3 बोतलें खरीदी होती तो हमारी टीम के पास मुहिम के लिए काफी होती। बहुत से खिलाड़ियों ने फर्ज किया था कि लोनर पोर्शन किसी गिल्ड या ट्रेडिंग फर्म से आए। बहरहाल कोई भी अकेला खिलाड़ी एक वक्त में 100 बोतलें फरोख्त करने के काबिल नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इस बात का कवी इम्कान था कि जल्द अबदेर एक और खेप ऑक्शन हाउसेज में जाहिर होगी। ताहम आधे घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी किसी ने कोई नया लोनर पोर्शन पोस्ट नहीं किया। दरी असना, मिलेनियल समाइल, जो इस वक्त कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में थी, बहुत खुश थी। जिस रफ्तार से खिलाड़ी पोर्शन खरीद रहे हैं वो वाकई खौफनाक है। इसके साथ हमें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि हम बड़ी मिकदार में पोर्शन फरोख्त नहीं कर पाएंगे। जब मिलेनियल समाइल को अपने मातहतों से आमदनी मौसूल हुई तो वो अपने कब्जे में मौजूद मून लाइट फ्लावर्स की बड़ी तादाद के बारे में एतमाद से भर गई। अगरचे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म हर रोज बड़ी तादाद में अशिया तैयार करती थी, लेकिन ये तमाम अशिया फरोख्त के लिए रखे जाने के फौरन बाद फरोख्त नहीं होती थी। उन्हें मार्केट को उनमें से कुछ अशिया को आहिस्ता आहिस्ता हजम करने देने की जरूरत थी। दरहकीकत कुछ अशिया कभी फरोख्त नहीं हो सकती थी और ट्रेडिंग फर्म में धूल चाटती रहती थी। ताहम लोनर पोर्शन एक मुख्तलिफ कहानी थी। फरोख्त के इस पहले दौर ने साबित कर दिया था कि जब तक कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म लोनर पोर्शन तैयार करती रहेगी, मार्केट उनके स्टॉक को निगल जाएगी। दरी असना, कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के पास तकरीबन 100 एडवांस्ड अल्केमिस्ट थे। काफी मवाद के साथ लोनर पोर्शन की बड़े पैमाने पर पैदावार उन अल्केमिस्ट्स के लिए बाएं हाथ का खेल होगी। दरहकीकत जबकि लोनर पोर्शन की पहली खेप फरोख्त हुई थी, साइलेंट वंडर और दूसरों ने 2000 से ज्यादा नई बोतलें तैयार कर ली थीं। पैदावार की इस रफ्तार के साथ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को फी घंटा तकरीबन 2 या 300 गोल्ड कमाने चाहिए। गार्ड्स डोमेन में फी दिन 48 घंटे के साथ फर्म सिर्फ लोनर पोर्शन के साथ फी दिन 10,000 से ज्यादा गोल्ड कमा सकती थी। अगरचे इतनी रकम जंग की मजमूई सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकती थी, लेकिन ये जीरो विंग की मौजूदा मुश्किलात को हल करने के लिए काफी थी। जब मिलेनियल समाइल ने लोनर पोर्शन की दूसरी खेप फरोख्त करने का हुक्म दिया तो मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों के ऑक्शन हाउसेज में शदीद मुकाबला शुरू हो गया। जिन खिलाड़ियों ने पहले इंतजार करो और देखो का रवैया अपनाया था, उन्होंने इस ख्याल को तर्क कर दिया। उन्होंने पोर्शन हासिल करने के लिए अपनी ताकत में सब कुछ किया, इस खौफ से कि वो ये मौका गंवा देंगे। लोनर पोर्शन की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। पहली खेप के दौरान सबसे ज्यादा कीमत 17 सिल्वर 50 कापर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब ये 19 सिल्वर फी बोतल तक बढ़ गई। जब तक 2000 लोनर पोर्शन फरोख्त हुए, मिलेनियल समाइल ने इजाफी 300 से ज्यादा गोल्ड कमा लिए थे। इसी दौरान आबदा गाल जीरो विंग सिटी में काम में डूबी हुई थी। आबदा आपी, जब से हमने इनाम को अपडेट किया है, हमने 1300 से ज्यादा गोल्ड अदा किए हैं। हमारे पास मौजूद बाकी फंड्स को शामिल करते हुए हम मजीद 2 दिन नहीं निकाल पाएंगे। ने परेशानी से रिपोर्ट दी जब इसने अपने हाथों में इनाम के दावों का खुलासा देखा। ये इतना बढ़ गया है, आबदा गाल अपनी पेशानी पर बिल डाले बगैर न रह सकी। बढ़े हुए इनाम के दावे इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा थे।
इसे उम्मीद थी कि वो जीरो विंग सिटी की आमदनी और गिल्ड के बाकी फंड्स के साथ इस जंग में मजीद कुछ दिन गुजार लेंगे, लेकिन ऐसा लगता था कि ये मुमकिन नहीं होगा। अगर हेवेंस बरेल अपनी फौज को मुतहर्रिक ना भी करता, तब भी जीरो विंग पैसे खत्म होने पर बखर जाएगा, गिल्ड की साख खाक में मिल जाएगी। मामलात को मजीद खराब करने के लिए हेवेंस बरेल का इनशनत रॉक सिटी वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा मकबूल होता गया। खिलाड़ी न सिर्फ इस इलाके में लेवल अप कर सकते थे, बल्कि वो कीमती अशिया खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी हासिल कर सकते थे। इसके बरक्स जीरो विंग सिटी का मकाम अभी सिर्फ तफरी के लिए मौजू था। आबदा आपी गिल्ड लीडर के हुक्म पर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म ने सिक्कों और अशिया के साथ एक नुमाइंदा भेजा है। बज़ाहिर इनसे हमें थोड़ी देर और डटे रहने में मदद मिलनी चाहिए, ने अचानक ऐलान किया। उन्होंने फंड्स भेजे हैं। अच्छा, मैं उनसे मिलने के लिए फौरन वहां जाती हूं। आबदा गाल ने सिक्का सांस लिया जब उसने सुना कि सैफ अली ने इजाफी फंड्स भेजे। वो सके और अशिया वसूल करने के लिए गिल्ड हॉल की लॉबी की तरफ भागी। अगरचे वो नहीं जानती थी कि सैफ अली ने इजाफी फंड्स कैसे हासिल किए, लेकिन मजीद 40-50 हजार गोल्ड जीरो विंग को इस जंग में मजीद कुछ दिन बर्दाश्त करने में मदद करेंगे। इस दौरान वो जीरो विंग सिटी की कुछ निजी रहाइशगाहें फरोख्त करने के लिए नीलामी का एहतमाम कर सकते हैं। इससे वो हेवेंस बरेल के साथ इस लड़ाई को जारी रखने के काबिल हो सकते। वो इस जंग को खत्म करने के काबिल भी हो सकते। हेवेंस बरेल भी हर रोज काफी रकम खर्च करता था और कोई भी इसे तूल पकड़ते नहीं देखना चाहता था। ताहम जब आबदा गाल ने वो उसके देखे जो मिलेंकिक समाई के मातहत ने इसे ट्रेड किए थे, तो वो हक्का बका रह गई। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि क्या उसने कल रकम गलत पड़ी है। 500 गोल्ड। एक छोटे गिल्ड एडवेंचर टीम के लिए 500 गोल्ड काफी रकम हो सकती है, लेकिन जीरो विंग के लिए ये जेब खर्च से ज्यादा कुछ नहीं था। ये जीरो विंग को इसकी मौजूदा मुश्किलात से निकालने के लिए काफी नहीं था। क्या इससे मुझे मजीद आधे घंटे तक डटे रहने में मदद मिलनी चाहिए? आबदा गाल 500 गोल्ड को घूरते हुए बेजबान थी, लेकिन जब आबदा गाल ने अपने बैग में 9 माना बैरियर क्रिस्टल्स देखे और उनके एट्रीब्यूट पैनल्स का मुआयना किया, तो उसकी आंखें चमकने लगीं। एवरलास्टिंग मैजिक क्रिस्टल्स। आबदा गाल अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने फौरन सैफ अली से राब्ता किया और पूछा, गिल्ड लीडर, आपको ये माना बैरियर क्रिस्टल्स कहां से मिले? क्या आपके पास उनमें से और है? गार्ड्स डोमेन के मुख्तलिफ गिल्ड्स और खिलाड़ियों को मैजिक क्रिस्टल्स की अशद जरूरत थी, और जीरो विंग यकीनन इससे मुस्तसन नहीं था। फिर भी न सिर्फ ये माना बैरियर क्रिस्टल्स 100 मैजिक क्रिस्टल्स के बराबर थे, बल्कि उन्हें बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता था। ये एक छोटे मैजिक क्रिस्टल की रग रखने के मुतरादिफ था। मजीद बरा, इन माना बैरियर क्रिस्टल्स को अपनी तवानाई भरने के लिए सिर्फ 48 घंटे दरकार थे। उन्होंने बुनियादी तौर पर जीरो विंग को रोजाना 900 मैजिक क्रिस्टल्स की मुस्तहकम आमदनी दी। अगर वो माना बैरियर क्रिस्टल्स को काफी माना कसाफत वाले मकाम पर महफूज करते, तो उनके कोल डाउन्स और भी कम होते। अगरचे माना बैरियर क्रिस्टल्स को डिवाइन कोलोजेम जैसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो इंतहाई कीमती थे। तुम्हें वो पहले ही मिल गए हैं। आबदा गाल का जोश देखकर सैफ अली तलखी से मुस्कुराया और कहा, माना बैरियर क्रिस्टल्स इंतहाई नायाब अशिया है। उस वक्त मजीद हासिल करना नामुमकिन है। कुदरती तौर पर आबदा गाल ये सुनकर थोड़ी मायूस हुई। अगर उनके पास 50-60 माना बैरियर क्रिस्टल्स होते, तो जीरो विंग जिंदगी भर के लिए सीट हो जाता। ताहम मामले पर कुछ सोच विचार करने के बाद इसे ये माकूल लगा। अगर माना बैरियर क्रिस्टल्स जैसी कीमती चीज बड़ी मिकदार में हासिल करना मुमकिन होता, तो ये गार्ड्स डोमेन की मार्केट को अफरा तफरी में डाल देता। फी अलहाल अनासिर के 4 मीनारों 4 टावर्स ऑफ एलिमेंट्स के टेलीपोर्टेशन ईरे को चलाने के लिए 9 माना बैरियर क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करो। माना बैरियर क्रिस्टल्स और कुछ इजाफी मैजिक क्रिस्टल्स के साथ हमें टेलीपोर्टेशन ईरे के इस्तेमाल को आसानी से बरकरार रखने के काबिल होना चाहिए। सैफ अली माना बैरियर क्रिस्टल्स के लिए आबदा गाल की ख्वाहिश के साथ हमदर्दी कर सकता था, लेकिन वो इतनी आसानी से हासिल नहीं किए जा सकते थे। आवाम को बता दो कि जीरो विंग सिटी एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन फाल करेगा, जो खिलाड़ियों को शहर के 40 लाख गज के अंदर कहीं भी पहुंचा सकता है। कीमत 5 सिल्वर कवाइंस फी 10 लाख गज फी शख्स होगी। इसी वक्त टेलीपोर्टेशन फंक्शन के लिए मेंबरशिप सिस्टम कायम करो।
जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं वो 20 मैजिक क्रिस्टल्स की वन टाइम मेंबरशिप फीस अदा कर सकते हैं। बदले में उन्हें टेलीपोर्टेशन फंक्शन इस्तेमाल करते वक्त 20% रियायत मिलेगी। फी अलहाल स्टोन फॉरेस्ट टाउन और टीम डंजीन्स मैजिक क्रिस्टल्स के लिए जीरो विंग की आमदनी का बुनियादी जरिया थे, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट टाउन और जीरो विंग सिटी दोनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत थी। मजीद बरा गिल्ड को अपने मेंबरान के लिए रोजाना मैजिक क्रिस्टल की तकसीम को बरकरार रखना था। गिल्ड की मौजूदा मैजिक क्रिस्टल आमदनी के साथ अनासिर के 4 मीनारों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन को बरकरार रखना अमली तौर पर नामुमकिन था। अगरचे हर खिलाड़ी मेंबर बनने के लिए 20 मैजिक क्रिस्टल्स अदा नहीं करेगा, लेकिन जीरो विंग तब तक ठीक रहेगा जब तक वो अनासिर के 4 मीनारों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन को बरकरार रखने के लिए काफी मैजिक क्रिस्टल्स कमाता है। ठीक है, मैं इसे फौरन करवा दूंगी, आबदा गाल ने जोश से सर हिलाया। उसने अनासिर के 4 मीनारों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन के आगाज का तवील अरसे से इंतजार किया था। बदकिस्मती से जीरो विंग के पास अब तक टेलीपोर्टेशन ईरे को बरकरार रखने के लिए काफी मैजिक क्रिस्टल्स नहीं थे। अब जबकि उनके पास माना बैरियर क्रिस्टल्स थे, वो आखिरकार जीरो विंग सिटी की असल ताकत दिखा सकते थे। बाब 1594 जीरो विंग सिटी की जानिब पेश कदमी। स्टारमॉन किंगडम, स्टारमॉन सिटी। टेलीपोर्टेशन हॉल में रोशनी चमकी और 20 खिलाड़ियों की एक टीम पुरहुजूम स्टारमॉन सिटी में पहुंची। जब ये खिलाड़ी नमूदार हुए तो हॉल में मौजूद बहुत से खिलाड़ी देखने के लिए मुड़े। इन तमाम 20 खिलाड़ियों के लेवल्स मुतासिर कुन हद तक बुलंद थे और वो अच्छी तरह से लैस थे। इनमें सबसे कम लेवल 47 था, जबकि सबसे कम तर सामान लेवल 45 फाइंगोल्ड रैंक का था। टीम की क़ियादत करने वाला जोड़ा, एक मर्द और एक औरत, और भी ज्यादा खौफनाक थे। दोनों लेवल 49 के थे और उन्होंने लेवल 45 डार्क गोल्ड आलात के सिवा कुछ नहीं पहना हुआ था। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के माहिरीन भी इस टीम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उनमें से किसी भी माहिर ने गिल्ड का निशान नहीं पहना हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि वो सब आजाद खिलाड़ी थे। कितनी ताकतवर टीम है। वो कौन है? क्या तुम उनके लुबादों पर सुला हुआ जलती लूमड़ी का लोगो नहीं देख रहे? वो फायर क्लाउड फॉक्स के मेंबर हैं, जो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की टॉप 50 एडवेंचर टीमों में से एक है। क़ियादत करने वाला वो शील्ड वॉरियर रिमनीनेट क्लाउड है, फायर क्लाउड फोकस का कमांडर। वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के टॉप 100 शील्ड वॉरियर्स में से एक है। मैंने सुना है कि सल्तनत के कई फर्स्ट रेट गिल्ड्स ने इसे भर्ती करने के लिए बड़ी कीमतों की पेशकश की है, लेकिन इसने हर एक को मुस्तरद कर दिया है। चूंकि वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर की एक एडवेंचर टीम से है, तो वो यहाँ स्टारमॉन किंगडम में क्यों है? स्टोन फॉरेस्ट टाउन की वजह से। टाउन का बैटल इरीना इन जैसे माहिरीन के लिए तरबियत हासिल करने के लिए बेहतरीन जगह है। मैंने ये भी सुना है कि फायर क्लाउड फोकस अपने हेडक्वार्टर को जीरो विंग सिटी मुंतकिल करने का इरादा रखता है। अगरचे जीरो विंग सिटी का बैटल इरीना स्टोन फॉरेस्ट टाउन जितना मुअस्सिर नहीं है, लेकिन शहर की माना कसाफत बहुत ज्यादा है। जब हाल में मौजूद खिलाड़ियों ने फायर क्लाउड फोकस के मेंबरान को देखा, तो वो सब गर्मा गर्म बहस में पड़ गए। कुछ खिलाड़ी जो दीगर एडवेंचर टीमों के मेंबर थे, ने फायर क्लाउड फोकस के मेंबरान को हसद और तारीफ की निगाह से देखा। यहाँ तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी इन माहिरीन को भर्ती करने के लिए लड़ते थे। ये एक ऐसा एजाज था जो बहुत कम एडवेंचर टीमों को मिलता था। हर बार ओरुक एम्पायर का सफर करना वाकई परेशान कुन है। कमांडर, क्या हम अगली बार कहीं और ग्राइंड नहीं कर सकते? ग्रेसफुल मून, फायर क्लाउड फोकस की वाइस कमांडर ने अपने इर्द गिर्द की गुपशप पर कोई तवज्जो न देते हुए तजवीज दी। रिमनीनेट क्लाउड की तरफ मुड़ते हुए उसने बात जारी रखी, और किसका हमला बदतर होता जा रहा है, और पिछले कुछ दिनों में हमारा सामना ज्यादा और आला मेयार के और किससे हुआ है। ये यकीनी तौर पर हमारी लीवलिंग की रफ्तार को मुतासिर करेगा। अपने ख्वाबों में अगर हम ओरुक एम्पायर में क्वेस्ट जारी नहीं रखते और हेवेंस बरेल के मेंबरान को नहीं मारते, तो हम अपनी सवारियों माउंट्स के लिए पैसे कैसे कमाएंगे? रिमनीनेट क्लाउड ने झिड़क दिया। अगरचे और किस के अपग्रेड ने हमारी लीवलिंग की रफ्तार को मुतासिर किया है, लेकिन इस तरह के मौके अक्सर नहीं मिलते। अच्छा, शिकायतें बहुत हो गई। चलो अपने इनामात का दावा करने के लिए जीरो विंग सिटी चलते हैं। मैं समझती हूं कि अब क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपने खुद फर्क देखा है। वो और किस ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। पहले हमें आमतौर पर सिर्फ इलियट रैंक के और किस का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब
हम हर तरफ चीफ्टेंस से टकरा रहे हैं। उनके जंगी मेयारात भी बेहतर हुए हैं। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगली बार जब हम ओरुक एम्पायर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हमें सरहद पार करने के लिए मजीद कई घंटे ज़ाय करने पड़ेंगे। ग्रेसफुल मून बड़बड़ाई। स्टारमोन किंगडम के सरहदी कस्बों और ओरुक एम्पायर की सरहद के दरमियान मुख्तसर फासले के बावजूद उनकी एडवेंचर टीम ने ओरुक गश्ती दस्तों की वजह से सरहद पार करने में काफी वक्त सिर्फ किया था। मामलात को मजीद खराब करने के लिए गश्ती दस्तों की मिकदार और मयार में भी इजाफा जारी था। अब उन्होंने अपने सफर का आधा वक्त ओरुक गश्ती दस्तों से लड़ने में सिर्फ किया। ठीक है, अगर वो इस वक्त तक मजबूत हो गए जब हम दोबारा सरहद पार करने की कोशिश करेंगे तो हम ग्राइंड और ट्विस्ट के लिए कोई और जगह तलाश करेंगे। बहरहाल हमारी एडवेंचर टीम ने काफी कमा लिया है। आज की कमाई के साथ हमारे पास जीरो विंग सिटी में एक निजी घर खरीदने के लिए काफी होना चाहिए, रीमनीनेट क्लाउड ने कहा। मामले पर कुछ और सोच विचार करने के बाद उसने ग्रेसफुल मून के खदशात में मंतिक देखी। अगरचे पैसा कमाना अहम था, लेकिन अगर ये उनकी लीवलिंग की रफ्तार की कीमत पर आता तो उसका उन्हें कोई फायदा नहीं होता। अगर सरहद की हिफाजत करने वाले और किस और भी मजबूत हो गए तो ओरुक एम्पायर में लीवलिंग करना अब सूदमंद नहीं रहेगा। दरहकीकत इसके पास मौजूद मालूमात की बुनियाद पर कई एडवेंचर टीमों ने, जो फायर क्लाउड फोकस से सिर्फ थोड़ी कमजोर थीं, पहले ही ओरुक एम्पायर को छोड़ दिया था और दूसरे नक्शों में ग्राइंड करने का इंतखाब किया था। इन दीगर एडवेंचर टीमों की लेवल की रफ्तार अब उसकी अपनी टीम से थोड़ी तेज थी। जैसे ही रीमनीनेट क्लाउड और उसके साथी जीरो विंग सिटी जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने करीबी खिलाड़ियों को अपनी मंजिल के बारे में बात करते हुए सुना। क्या जीरो विंग सच कह रहा है? क्या जीरो विंग सिटी वाकई ऐसा कर सकता है? ये सच नहीं हो सकता। एक शहर मुमकिना तौर पर खिलाड़ियों को 40 लाख गज के अंदर किसी भी मकाम पर कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है? अगर यह मुमकिन होता तो क्या खिलाड़ी अपनी मतलूबा लीवलिंग के इलाकों में फौरी तौर पर टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे? जीरो विंग ने जाती तौर पर ऐलान किया है। यह सच क्यों नहीं होगा? अगर यह किसी किस्म की चाल होती तो खिलाड़ी उसे फौरन भांप लेते। इसके अलावा क्या तुमने नहीं देखा? टेलीपोर्टेशन की फीस मुज़हका खेज है। आम खिलाड़ी हर रोज बमुश्किल कुछ कमाते हैं। अगर हम टेलीपोर्टेशन फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें पूरे दिन की कमाई जीरो विंग के हवाले करनी होगी। जीरो विंग बहुत मजबूत है। उसने दरहकीकत इस जैसी चीज भी हासिल कर ली जैसा कि हमारी बादशाही के नंबर 1 गिल्ड से तवक्को थी। स्टारमोन सिटी की सड़कों पर खिलाड़ी जीरो विंग के ताजा तरीन ऐलान पर बहस कर रहे थे। दरी असना शहर में मुतअद्दिद एडवेंचर टीमें खबर पर जोश से जल रही थीं। जीरो विंग सिटी का मकाम अब स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ियों के लिए नई खबर नहीं था। ये शहर ओरुक एम्पायर और स्टारमोन किंगडम के दरमियान इस जंग की फ्रंट लाइन्स से ज्यादा दूर नहीं था। ज्यादातर हिस्से के लिए सिर्फ एक बड़ा जंगल शहर को फ्रंट लाइन्स से अलग करता था। शहर के 40 लाख गज के अंदर किसी भी मकाम पर टेलीपोर्ट करने के काबिल होने से खिलाड़ियों को बादशाही की सरहद से बाहर सफर करने की इजाजत मिलेगी और वो बहुत से ओरुक गश्ती दस्तों से बच सकेंगे। इससे खिलाड़ियों का काफी सफर का वक्त बचेगा और वो काफी खतरे से बच सकेंगे। टेलीपोर्टेशन की कीमत वाहिद मनफी पहलू थी। अगर खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा रेंज में टेलीपोर्ट करते तो एक ट्रिप की कीमत 20 सिल्वर फी शख्स होगी। ताहम काबिल एडवेंचर टीमों के लिए कीमत यकीनी तौर पर ट्रिप के काबिल थी। वो अपने बचाए गए वक्त के साथ आसानी से खर्च की गई रकम से कई गन्ना वापस कमा सकते थे। बहरहाल जीरो विंग ने हेवेंस बरेल के मेंबरान पर इनाम रखा था। वो गिल्ड के बहुत से मेंबरान को आसानी से मारकर टेलीपोर्टेशन की फीस वापस कमा सकते थे। मजीद बरा ओरुक एम्पायर के नक्शों में स्टारमोन किंगडम के ज्यादातर नक्शों से कहीं ज्यादा वसाइल थे। वो अपनी लीवलिंग की रफ्तार बढ़ाने के भी काबिल होंगे। कमांडर, ऐसा लगता है कि हमें जीरो विंग सिटी में निजी घर खरीदने के लिए कुछ और सके बचाने होंगे। ग्रेसफुल मून ने जीरो विंग का ऐलान पढ़ने के बाद हंसते हुए कहा। जीरो विंग हमें मौका नहीं दे रहा। कितना अच्छा होता अगर वो इस ऐलान से पहले अपनी निजी रहाइशगाहें फरोख्त कर देते। जहां रीमनीनेट क्लाउड ने खबर का जश्न मनाया, वहीं इसने अपनी जेब पर बोझ भी महसूस किया। जीरो विंग सिटी पहले ही हैरत अंगेज फवाइद पेश कर रहा था, लेकिन अब उसने अवाम को अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन के बारे में भी मतला कर दिया था। कहने की जरूरत नहीं, एडवेंचर टीमें और माहिरीन जो ओरुक एम्पायर में लेवल करना चाहते थे
जीरो विंग सिटी का रुख करेंगे। इन जैसे खिलाड़ियों के लिए टेलीपोर्टेशन फंक्शन एक बड़ा वसीला था और 20 सिल्वर कॉइंस कोई अहम खर्चा नहीं था। जब तक वो फरोख्त करने के लिए एक या दो सामान हासिल कर लेते, वो आसानी से खर्च की गई रकम वापस कमा लेते। मजीद बरा खिलाड़ी 20% रियायत हासिल करने के लिए मेंबरशिप खरीद सकते थे। दर हकीकत स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ी ही जीरो विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन फंक्शन में दिलचस्पी रखने वाले वाहिद नहीं होंगे। दीगर रियासतों और सल्तनतों के खिलाड़ी मुमकिना तौर पर ओरुक एम्पायर का सफर करने के लिए जीरो विंग सिटी का दौरा करेंगे। जैसा कि ये था, सल्तनत की तमाम सरहदों की हिफाजत करने वाले और किस मजबूत हो रहे थे। जहां रीमेनिनेट क्लाउड जीरो विंग सिटी में निजी घर खरीदने के लिए काफी रकम कमाने के बारे में परेशान था, वहीं मज़कूरा शहर में एडवेंचर टीमें और खिलाड़ी हंगामा बर्पा कर रहे थे। ये खिलाड़ी जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर ओरुक एम्पायर तक पैदल जाने का मंसूबा बनाया था, फौरन अपना इरादा बदल गए और करीब तरीन अनासिर के 4 मीनारों 4 टावर्स ऑफ एलामेंट्स की तरफ चल पड़े। फिर उन्होंने स्टारमोन किंगडम की सरहद पार करने के लिए 20 सिल्वर खर्च किए। जैसे जैसे मजीद खिलाड़ियों ने अनासिर के 4 मीनारों के टेलीपोर्टेशन फंक्शन की ताकत को साबित किया, मजीद एडवेंचर टीमों और माहिर खिलाड़ियों ने टेलीपोर्टेशन मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी। जीरो विंग के टेलीपोर्टेशन फंक्शन का ऐलान करने के एक मुख्तसर घंटे बाद 1042 खिलाड़ी मेंबर बन चुके थे, जिन्होंने 20,000 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स का हिस्सा डाला। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने टेलीपोर्टेशन फंक्शन इस्तेमाल किया था। कुदरती तौर पर हर कोई अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का एक हिस्सा मैजिक क्रिस्टल्स में अदा नहीं करना चाहता था। देखभाल और तवानाई के अखराजात को निकालने के बाद जीरो विंग ने हर इस खिलाड़ी से 12 सिल्वर कॉइंस कमाए, जो ज्यादा से ज्यादा फासले पर टेलीपोर्ट हुआ था। एक ही घंटे में जीरो विंग ने खालिस मुनाफा में 240 से ज्यादा गोल्ड कमाए। ताहम जीरो विंग के ताज़ा तरीन ऐलान का वाकई खौफनाक नतीजा उन खिलाड़ियों की तादाद थी जिन्होंने जीरो विंग सिटी का दौरा किया। सिर्फ एक घंटे में जीरो विंग सिटी के खिलाड़ियों की आबादी 20 लाख की हद से तजावुज कर गई। इनमें से बहुत से खिलाड़ी दीगर रियासतों और सल्तनतों की एडवेंचर टीमों से ताल्लुक रखते थे और आखिर में जीरो विंग ने दाखिला फीस से भी एक बड़ी दौलत कमाई। बाब 1595 ब्लैक स्टील निशान की अपग्रेडेशन। जिस लम्हे जीरो विंग सिटी ने अपने टेलीपोर्टेशन फंक्शन का इंकिशाफ किया, शहर ने बहुत सी बड़ी ताकतों की तवज्जो मबजूल कर ली। ताजिर खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने भी जीरो विंग सिटी में अपना कारोबार करने पर गौर किया। ओरुक एम्पायर की सरहद से मुत्तसिल कई रियासतों और 2 सल्तनतों के कुछ गिल्ड्स ने भी खुफिया तौर पर जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की। सूरत हाल आबिदा गाल की तवक्कुआत से बिल्कुल तजावुज कर गई थी। इन तमाम गिल्ड्स ने जीरो विंग सिटी में गिल्ड रहाइशगाह कायम करने के हक और टेलीपोर्टेशन फीस पर 20% रियायत के बदले जीरो विंग को लेवल 45 आला दर्जे का सामान मार्केट कीमत से कम पर फरोख्त करने की पेशकश की। ये गिल्ड्स मैजिक क्रिस्टल्स के साथ टेलीपोर्टेशन फीस का एक हिस्सा अदा करने पर भी तैयार थे। अगरचे मरकजी धारे के खिलाड़ी पहले ही लेवल 40 तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो अभी भी लेवल 45 तक पहुंचने से कुछ वक्त दूर थे। सिर्फ मुख्तलिफ गिल्ड्स के एलियट मेंबरान ही इतने आला लेवल तक पहुंचे थे और उसकी वजह से लेवल 45 फाइंगोल्ड का सामान और इससे ऊपर का सामान अभी भी इंतहाई नायाब था। अगरचे सामान मार्केट में दस्तयाब था, लेकिन इन टुकड़ों की कीमत आमतौर पर मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा होती थी। मजीद बरा बहुत ज्यादा टुकड़े दस्तयाब नहीं थे। अगर जीरो विंग महंगे दामों सामान खरीदने पर तैयार भी होता, तब भी वो ज्यादा टुकड़े हासिल नहीं कर पाता। फिर भी इन बड़े गिल्ड्स ने अदायगी के तौर पर लेवल 45 आला दर्जे के सामान की पेशकश की थी। आबदा गाल ने कभी उसकी तवक्को नहीं की थी। अगर वो उनकी पेशकश कबूल कर लेती तो वो गिल्ड के फंड्स और आला दर्जे के सामान की कमी को हल कर लेती। मजीद बरा इन गिल्ड्स को टेलीपोर्टेशन फीस पर 20% रियायत देने के बाद भी जीरो विंग फिर भी काफी मुनाफा कमाएगा। गिल्ड लीडर 3 फर्स्ट रेट गिल्ड्स और 11 सेकेंड रेट गिल्ड्स ने अब तक हमारे साथ शिराकत में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर हम मुत्तफिक हो जाते हैं तो गिल्ड के गोदाम में हमारे आला दर्जे के सामान को भरना अब कोई मसला नहीं रहेगा, आबदा गाल ने जोश से कहा जब इसने अपने हाथों में रिपोर्ट पढ़ी। सिक्कों के बजाय जीरो विंग को हेवेंस बरेल के खिलाफ अपनी जंग के लिए आला दर्जे के सामान की अशद जरूरत थी। हर बार जब उनके खिलाड़ी मरते तो वो सामान का एक टुकड़ा खो देते।
कभी कभार हेवेंस बरेल के मेंबरान कुछ खास तरीके भी इस्तेमाल करते ताकि खिलाड़ियों को मरने पर एक से ज्यादा टुकड़े गिराने पर मजबूर किया जा सके। आमतौर पर जीरो विंग अपने मेंबरान को जीसीपीज के साथ मुआवजा देता था और ये मेंबरान फिर अपने पॉइंट्स को गोदाम से मुतबादिल हथियारों और सामान के लिए ट्रेड करते थे। इसकी वजह से जीरो विंग के मेंबरान गिल्ड के हथियारों और सामान के जखीरे को तेजी से खत्म कर रहे थे। अगर जीरो विंग के गिल्ड गोदाम में अपने मेंबरान के लिए आला दर्जे के हथियार और सामान खत्म हो जाता तो जीरो विंग के जीसीपीज अपनी कदर खो देते। अगर ऐसा होता तो गिल्ड के बिखरने में सिर्फ वक्त की बात होती। ताहम अगर जीरो विंग अपने स्टॉक को भर सकता तो आबिदा गाल को यकीन था कि गिल्ड हेवेंस बरेल के साथ मुकाबला जारी रख सकता है। इतने सारे गिल्ड्स इत्तेहाद के ख्वाह हैं। आबिदा गाल की रिपोर्ट ने सैफ अली को हैरान कर दिया। उसने नहीं सोचा था कि अनासिर के 4 मीनारों का टेलीपोर्टेशन फंक्शन इतना मुअस्सिर इश्तिहार होगा। ठीक है, ताहम उन्हें अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का 25% मैजिक क्रिस्टल्स के साथ अदा करना होगा, वरना कोई डील नहीं। अगरचे अनासिर के 4 मीनारों का टेलीपोर्टेशन फंक्शन ताकतवर था, लेकिन इसके ऑपरेशन पर बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स खर्च होते थे। अगर इसने इन गिल्ड्स को अपने मेंबरान को बड़े पैमाने पर टेलीपोर्ट करने की इजाजत दी तो नौमाना बैरियर क्रिस्टल्स पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। जीरो विंग के पास बख्शने के लिए ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स नहीं थे। अगर ये गिल्ड्स अपनी टेलीपोर्टेशन फीस का 1/4 मैजिक क्रिस्टल्स में अदा करते तो वो इजाफी लागत को पूरा कर देते। जीरो विंग कुछ मैजिक क्रिस्टल मुनाफा भी कमा सकता था। मैं समझ गई। मैं फौरन मुज़ाकरात शुरू करती हूँ। सैफ अली के राजी होने के बाद आबिदा गाल ने कॉल मुनक़ते कर दी और मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के गिल्ड लीडर्स से राब्ता किया। दरी असना शहर की अचानक मकबूलियत की वजह से जीरो विंग के मेंबरान के दरमियान माहौल काफी खुशगवार हो गया था। हेवेंस बरेल को शिकस्त देने का सबका एतमाद नया हो गया। वो आसानी से इस मुस्तकबिल का तसव्वुर कर सकते थे जो उनके गिल्ड सिटी का मुंतजर था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये किसी भी पहलू में हेवेंस बरेल के इनशनट रॉक सिटी से हार जाए। इसी तरह स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ियों ने जीरो विंग के हेवेंस बरेल का शिकार होने के बारे में अपना ख्याल बदलना शुरू कर दिया था। अब वो सोचते थे कि जीरो विंग के पास फतह की कुछ उम्मीद है। जहां आबिदा गाल ने मुख्तलिफ गिल्ड लीडर्स के साथ मुआहदों की शराइत पर बातचीत की, वहीं सैफ अली ने आखिरकार नया एडवांस्ड मैजिक हीरे बनाना सीख लिया था और कनकर्रस आर्मर को फोर्ज करना शुरू कर दिया था। अगरचे जीरो विंग ने अपने पैसे और सामान के मसाइल हल कर लिए थे, फिर भी हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सैफ अली ने यह भी नहीं सोचा था कि उसका मौजूदा गिल्ड दोनों गिल्ड्स का कुछ बिगाड़ सकता है। उनके माहिरीन की तादाद के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था, माली ताकत का तो जिक्र ही छोड़ दें। अगर जीरो विंग इस जंग को खत्म करना चाहता था तो उसे अपने गिल्ड मेंबरान की ताकत पर इन्हिसार करना होगा। दर हकीकत ये गॉड्स डोमेन की अटल हकीकत थी, वरना गिल्ड्स अपने माहिरीन की परवरिश पर इतनी तवज्जो न देते। अब जबकि मैंने मैजिक हीरे बनाना सीख लिया है, मुझे अपनी कामयाबी की शरह को बेहतर बनाने का कोई तरीका तलाश करने की जरूरत है। अगरचे ये कुछ फजूल खर्ची है, मुझे ब्लैक स्टील निशान इंसिग्निया को अपग्रेड करना होगा। जब सैफ अली ने कनकर्रस आर्मर को फोर्ज करने की कोशिश की और अपनी नजरियाती कामयाबी की शरह देखी तो उसने खुद को मजबूत किया और व्हाइट रिवर सिटी के बैंक की तरफ चल पड़ा। लेवल 50 फाइन गोल्ड रैंक के कनकर्रस आर्मर को फोर्ज करना लेवल 50 डार्क गोल्ड सामान को फोर्ज करने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। मास्टर फॉर्जर के तौर पर उसकी हैसियत के बावजूद इसके पास सिर्फ 18% नजरियाती कामयाबी की शरह थी। यहां तक कि अपने मुख्तलिफ सपोर्ट टूल्स के साथ उसने कामयाबी की शरह को सिर्फ 28% तक बढ़ाया। अगरचे ये निस्बतन ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो खुशकिस्मत होता अगर वो आर्मर तैयार करने की हर 5 कोशिशों में से एक बार कामयाब हो जाता। ये कनकर्रस आर्मर के पेचीदा फॉर्जिंग अमल की वजह से था। बदकिस्मती से मतलूबा मवाद सस्ता नहीं था और हर कोशिश पर तकरीबन 50 गोल्ड लागत आती थी। इतनी रकम के साथ वो पहले ही लेवल 45 फाइन गोल्ड सामान का एक टुकड़ा खरीद सकता था। चूंकि मतलूबा मवाद भी नायाब और हासिल करना मुश्किल था, उसके पास कोशिशों की तादाद भी महदूद थी। सैफ अली इतनी कम कामयाबी की शरह के साथ कनकर्रस आर्मर को फोर्ज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसे आर्मर तैयार करना था तो उसे कम से कम 30% कामयाबी की शरह तक पहुंचना होगा। इसका वाहिद हल होली ग्रेल की इर्तिका की ताकत पावर अब एवोल्यूशन थी,
जिसे वो हर 10 दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। सैफ अली तेजी से अपने बड़े प्राइवेट गोदाम में पहुंचा और एहतियात से जीरो विंग का सबसे बड़ा खुफिया हथियार होली गुरियल निकाला। उसने खुसूसी सलाहियतों वाली अशिया को एपिक रैंक तक अपग्रेड करने के लिए इर्तिका की ताकत को बचाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वो अभी इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उसने फौरन ब्लैक स्टील निशान निकाला और इसे होली गुरियल के साथ स्कैन किया। अचानक होली गुरियल से जामनी धुंध निकली और ब्लैक स्टील निशान को अपनी लपेट में ले लिया। सिस्टम ने जल्द ही सैफ अली को इर्तिका की कीमत के बारे में मतला किया। सिस्टम क्या अब ब्लैक स्टील निशान को इर्तिका देने के लिए मुस्तकिल तौर पर 1000 HP खोने के लिए तैयार है? क्या इस चीज को दर हकीकत 1000 HP की जरूरत है? सैफ अली हैरान रह गया। ब्लैक स्टील निशान फी अलहाल फाइनल रैंक का था। यहां तक कि अगर वो आइटम को इर्तिका देता तब भी ये सिर्फ डार्क गोल्ड रैंक का बनेगा। फिर भी इर्तिका की कीमत होली सिटी के निशान को इर्तिका देने की कीमत जितनी ज्यादा थी। 1000 HP खोना कोई मामूली बात नहीं थी। ये मुस्तकिल तौर पर 50 एंडेवरेंस खोने के बराबर था। यहां तक कि एक टायर 2 खिलाड़ी को इस नुकसान को पूरा करने के लिए चंद बार लेवल करना पड़ेगा। मजीद बरा इर्तिका की कामयाबी की जमानत नहीं थी। नाकामी का इम्कान अब भी मौजूद था, लेकिन सैफ अली ने मुत्तफिक पर क्लिक करने से पहले ज्यादा देर नहीं हिचकिचाया। हो सकता है कि इसने माजी में ब्लैक स्टील निशान को इर्तिका देने के खिलाफ फैसला किया होता, लेकिन अब जबकि इसके पास डार्क आयरन बिल्ड लाइन थी, चीजें बदल गई थी। बिल्ड लाइन ने हर लेवल अप के साथ कुछ इजाफी बुनियादी एट्रीब्यूट पॉइंट्स फराहम किए। मजीद बड़ा बोनस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो आला लेवल तक पहुंचेगा। वो खोए हुए 50 एंडेवरेंस को बहुत तेजी से बहाल कर सकता था। सैफ अली के इर्तिका पर राजी होने के बाद होली गुरियल की जामनी धुंध इसके गिर्द लिपट गई। फौरन सैफ अली की ज्यादा से ज्यादा HP 1000 कम हो गई। दरी असना होली गुरियल ने जामनी चमक बखेर दी जैसे इसने लाइफ फोर्स को जज्ब किया। इसके बाद जामनी धुंध के बादल ब्लैक स्टील निशान में दाखिल हो गए। अचानक ब्लैक स्टील निशान ने एक अंधा कर देने वाली चमक जारी की जिसने प्राइवेट गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। उसका मतलब यह होना चाहिए कि यह कामयाब हो गया, ठीक है। सैफ अली का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने अपने हाथ में मौजूद ब्लैक स्टील निशान को घूरा। बाब 1596 उभरता हुआ खतरा। होली गुरियल की इर्तिका की ताकत में 100% कामयाबी की शरह नहीं थी। मजीद बड़ा कामयाबी की शरह कम हो जाएगी जैसे जैसे सैफ अली आला दर्जे की अशिया का इंतखाब करेगा। कीमत भी बढ़ जाएगी। यहां तक कि अगर इर्तिका नाकाम हो जाता तब भी होली गुरियल का 10 दिन का कूल डाउन होगा। अगरचे ब्लैक स्टील निशान सिर्फ फाइनल रैंक का था, लेकिन यह फोर्जर्स के लिए एक इंतहाई कीमती सपोर्ट टूल था। ये आम डार्क गोल्ड अशिया से कहीं ज्यादा कीमती था। लिहाजा सैफ अली की राय में ब्लैक स्टील निशान को इर्तिका देने की कामयाबी की शरह डार्क गोल्ड आइटम को एपिक रैंक में इर्तिका देने के बराबर होगी। अगर इर्तिका नाकाम हो जाता तो न सिर्फ वो मुस्तकिल तौर पर 1000 HP खो देता, बल्कि इसे ब्लैक स्टील निशान को दोबारा इर्तिका देने की कोशिश करने से पहले मजीद 10 दिन इंतजार करना पड़ता। ये कोई मतलूबा नतीजा नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने गहरा सांस लिया और ब्लैक स्टील निशान के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना करने के लिए क्लिक किया। ब्लैक स्टील निशान डार्क गोल्ड रैंक, मुनफरिद सामान, सारिफ की पाबंदी, ये फैंग। ब्लैक स्टील निशान ब्लैक स्टील बोनो गॉर्व्स में इज्जत का सबसे बड़ा तमगा है। इसे पहनने के बाद फॉर्जन की कामयाबी की शरह में 10% इजाफा होता है। महारत प्रोफिशिएंसी में एक इजाफी पॉइंट बढ़ने का 15% इम्कान। फॉर्जन करते वक्त तैयार करदा आइटम के एट्रीब्यूट्स में इजाफे का 3% इम्कान है। सैफ अली ने ब्लैक स्टील निशान के एट्रीब्यूट्स देखकर सिक्का सांस लिया। फिर खुशी ने इसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। डार्क गोल्ड रैंक का ब्लैक स्टील निशान हैरत अंगेज है। कोई ताज्जुब नहीं कि इर्तिका के लिए इतनी ज्यादा HP की जरूरत थी। ब्लैक स्टील निशान के अपग्रेड शदा एट्रीब्यूट्स ने सैफ अली को चौंका दिया। न सिर्फ बोनस फॉर्जन कामयाबी की शरह 5% से बढ़कर 10% हो गई थी, बल्कि तैयार करदा आइटम के एट्रीब्यूट्स बढ़ाने के इम्कानात भी 1% से बढ़कर 3% हो गए थे। अब इसके पास अपनी तैयार करदा अशिया के एट्रीब्यूट्स को बेहतर बनाने का काफी ज्यादा मौका होगा। गार्ड्स डोमेन में आला दर्जे की अशिया तैयार करना तेजी से मुश्किल हो जाएगा।
अगरचे ये बड़ा रास्त रैंक में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ब्लैक स्टील निशान फाइनगोल्ड आइटम के एट्रीब्यूट्स को इसी लेवल के डार्क गोल्ड सामान के टुकड़े से सिर्फ थोड़ा कम तर बना सकता है। इसका मतलब ये था कि ब्लैक स्टील निशान का हामिल अशिया को उनके मतलूबा रैंक से एक रैंक ज्यादा मजबूत बना सकता है। ब्लैक स्टील निशान से निमटने के बाद सैफ अली कनकर्रज आर्मर को फोर्ज करने के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म वापस आया। दरी असना 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों की फौज, जो सब लेवल 46 आइस से ज्यादा थे, ने ओरुक एम्पायर के अंदर एक ओरुक कले पर हमला किया। अगरचे कले का दिफा करने वाले और किस तकरीबन लेवल 60 के थे और उनका दर्जा इलियट और ग्रैंड लॉर्ड के दरमियान था, लेकिन वो खिलाड़ियों के शदीद हमले के तहत एक के बाद एक गिरते गए। बदकिस्मती से खिलाड़ियों को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा। बास की स्किल्स से बचने पर तवज्जो दें। रेंजड खिलाड़ी कले के दिफाई टावर्स को तबाह करें, सुनगोलर बरेल ने फौज के अकब से हुक्म दिया। जैसे जैसे और किस ने अपनी सल्तनत के दिफा को मजबूत करने के लिए काम किया, उन्होंने फौजों के लिए आरामगाहों के तौर पर आरजी कले तामीर किए थे। इसकी वजह से इन आरजी कलों के अर्द गिर्द ज्यादा और किस काम करते थे, जिससे इलाके में खिलाड़ियों को परेशानी होती थी। दरी असना और किस की कानें आमतौर पर कई आरजी कलों से घिरी होती थीं। अगर खिलाड़ी ओरुक माइन को महफूज बनाना चाहते थे तो उन्हें पहले कलों से निमटना पड़ता। सुनगोलर बरेल को यकीन था कि वो ओरुक माइन को महफूज बना सकता है, जिस पर गार्ड्स डोमेन की बहुत सी सपर पावर्स राल टपकती थीं। एक बार जब हेवेंस बरेल आरजी कलों से निमट ले, एक बार जब वो कामयाब हो जाते, तो हेवेंस बरेल को सिक्कों या मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। डेब्रेक फोग, जिसने सियान रंग का मजरोब पहना हुआ था, अचानक सुनगोलर बरेल के पास आई और खामोशी से रिपोर्ट दी, गिल्ड लीडर, जीरो विंग में हमारे जासूसों ने इत्तला दी है कि गिल्ड ने किसी न किसी तरह एक टेलीपोर्टेशन फंक्शन हासिल कर लिया है, जो खिलाड़ियों को जीरो विंग सिटी से ओरुक एम्पायर और स्टारमोन किंगडम के दरमियान सरहद पर टेलीपोर्ट करने की इजाजत देता है। इस टेलीपोर्टेशन फंक्शन के साथ खिलाड़ी वक्त की एक बड़ी मिकदार बचा सकते हैं। दरहकीकत बहुत से खिलाड़ी पहले ही सर्विस इस्तेमाल कर चुके हैं, जिससे जीरो विंग की दौलत में इजाफा हुआ है। मजीद बरा हमें खबर मिली है कि बहुत से गिल्ड्स ने जीरो विंग के साथ इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। बज़ाहिर वो गिल्ड को लेवल 45 का आला दर्जे का सामान फरोख्त करने का इरादा रखते हैं। मुझे डर है कि इस रफ्तार से ये हमारे मंसूबों को शदीद मुतासिर करेगा। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक जीरो विंग को अपनी आखिरी सांसों पर होना चाहिए था, फिर भी जीरो विंग सिटी के टेलीपोर्टेशन फंक्शन की वजह से जीरो विंग ने खुद को अपनी मुश्किलात से निकाल लिया था। दरहकीकत टेलीपोर्टेशन सर्विस इतनी मुनाफा बख्श हो गई थी कि जीरो विंग अब उनके खिलाफ अपनी जंग जारी रखने के काबिल था। ये अच्छी खबर नहीं थी। तवील मुद्दती जंग हेवेंस बरेल के मालियात और तरक्की पर एक दर्दनाक बोझ थी। जीरो विंग के इनाम की बदौलत उन्हें पहले ही काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा था। उसने गिल्ड मेंबरान की लीवलिंग की रफ्तार को मुतासिर किया था। मजीद बरा गिल्ड मेंबरान को खेतों में घात लगाकर हमलों के लिए होशियार रहना पड़ता था। बहुत से खिलाड़ी जो असल में हेवेंस बरेल में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने अपना इरादा बदलना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने जीरो विंग से जल्दी न निपटा तो उनके गिल्ड की तरक्की रुक जाएगी और वो इनिशनिक रॉक सिटी के साथ भी गार्ड्स डोमेन की दीगर सपर पावर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जीरो विंग एक सख्त जान लाल बेग है। सुनगोलर बरेल अपनी पेशानी पर बिल डाले बगैर न रह सका। फौरन उसने हुक्म दिया, यंग मास्टर ली को मतला करो और इसे बताओ कि अब वक्त आ गया है कि इसकी थंडर लीजन कार्रवाई करे। ब्लैक वाटर से भी राब्ता करो, उन्हें बताओ कि अगर वो अब भी ओरुक माइन का हिस्सा चाहते हैं तो उन्हें मजीद आला दर्जे के माहिरीन भेजने चाहिए और जीरो विंग को जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करनी चाहिए। हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। डेब्रेक फोग दंग रह गई। उसने तवक्को नहीं की थी कि सुनगोलर बरेल इतनी जल्दी हिकमत अमली बदल लेगा। अब तक उनके माहिरीन आमतौर पर छोटे गिरोहों में हमला करते थे और जीरो विंग के मेंबरान को मारते ही भाग जाते थे और अपने जानी नुकसान को कम से कम करते थे। ताहम अगर उन्होंने खेतों में टीम की लड़ाइयां शुरू की तो उन्हें ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, चाहे वो अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए उन्होंने अब तक ऐसा करने से गुरेज किया था। अब जबकि सुनगोलर बरेल ने टीम की लड़ाइयों की मंजूरी दे दी थी, उसने साबित कर दिया था कि जीरो विंग उनके गिल्ड के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह उसने इस जंग को जल्द खत्म करने का फैसला किया, कीमत से कत नजर
और इस उभरते हुए खतरे को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाने से पहले खत्म करने का फैसला किया। हिमम, मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग कब तक डटा रह सकता है। सुनगोलर बरेल ने सर हिलाया। जीरो विंग की अचानक तब्दीली ने इसकी तवक्कुआत से तजावुज किया था और इसे कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था, लेकिन वो इस मौका को जीरो विंग को यह दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था कि उनके माहिरीन की तादाद के दरमियान कितना वसी फर्क है। स्टारमॉन किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी, कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की ऊपरी मंजिल पर वाक़े एक स्पेशल फॉर्जंग रूम में सैफ अली एक भट्टी के पास अकेला बैठा था। बार बार हथौड़ा चला रहा था क्योंकि वो कंकर्रज आर्मर को फोर्ज कर रहा था। अपनी तवज्जो को तेज करने के लिए इसने कीमती सिविल वाटर, सोल वाटर भी इस्तेमाल किया था। कंकर्रज आर्मर को बहुत ज्यादा मवाद की जरूरत थी, जिसमें 10 से ज्यादा अहम मवाद और 20 से ज्यादा मुआविन मवाद शामिल थे। हर मवाद को एहतियात से पिघलाने की जरूरत थी। सिर्फ तमाम शामिल मवाद को पिघलाने और साफ करने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था। अगर सैफ अली अकेले फॉर्जन के पूरे अमल से गुजरता तो उसके पास हर रोज कंकर्रज आर्मर के सिर्फ चंद टुकड़े तैयार करने का वक्त होता। खुशकिस्मती से वो पिघलाने और साफ करने के अमल में मदद के लिए कैंडल लाइट के एडवांस्ड फोर्जर्स पर इन्हिसार कर सकता था, जिससे इसका काफी वक्त बच जाता। खुशकिस्मती से बेहतर शदा ब्लैक स्टील निशान के साथ सैफ अली की फॉर्जन कामयाबी की शरह 30% की हद को उबूर कर गई थी। फ्यूजिंग, स्टेकिंग, फ्यूजिंग, स्टेकिंग। जैसे जैसे इसने निकाले गए मवाद को फ्यूज और शक्ल देना जारी रखा, कंकर्रज आर्मर ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। एक बार जब आर्मर मुकम्मल हो गया, सैफ अली ने सिक्का गहरा सांस लिया और एडवांस्ड मैजिकीरे बनाना शुरू किया। सिविल वाटर के असरात की वजह से सैफ अली कुदरती तौर पर और बगैर किसी वक्फे के एडवांस्ड मैजिकीरे को मुकम्मल करने के काबिल था। जिस लम्हे इसने एडवांस्ड मैजिक ईरे मुकम्मल किया, कंकर्रज आर्मर ने एक मशहूर कुन, क्रिम्सन, गहरा सुर्ख चमक जारी की। ये पहला कंकर्रज आर्मर है जिसे मैंने फोर्ज किया है और मैंने पहले ही मजबूती के असर, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट को मुतहर्रिक कर दिया है। सैफ अली का जोश बढ़ गया जब उसने क्रिम्सन रोशनी को देखा, जो फाइनगोल्ड सामान पर मामूल की चमक से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बाब 1597 बेहतर शदा कंकर्रज आर्मर। मास्टर फॉर्जर होने के बावजूद सैफ अली के पास कंकर्रज आर्मर को फोर्ज करने के साथ खास तौर पर आला कामयाबी की शरह नहीं थी। अगरचे गार्ड्स डोमेन में बहुत से सपोर्ट टूल्स थे, लेकिन ये टूल्स ज्यादा पेचीदा अशिया के साथ कम मुअस्सिर हो जाते थे। दर हकीकत ज्यादातर सपोर्ट टूल्स एपिक आइटम तैयार करते वक्त बेअसर हो जाते थे। सिर्फ थोड़ी सी तादाद में सपोर्ट टूल्स खिलाड़ी को एपिक आइटम तैयार करने में मदद कर सकते थे। सैफ अली ने तवक्को नहीं की थी, बमुश्किल 30% से ज्यादा कामयाबी की शरह होने के बावजूद वो दर हकीकत अपनी पहली कोशिश में एक कामयाब कंकर्रज आर्मर फोर्ज कर लेगा। मजीद बरना उसने ब्लैक स्टील निशान के मजबूती के असर को मुतहर्रिक किया था। एक लम्हे के लिए आर्मर को देखने के बाद सैफ अली ने इसके एट्रीब्यूट्स का मुआयना करने के लिए क्लिक किया। फौरन सिस्टम ने कंकर्रज आर्मर के अदादोशुमार का तज्जिया किया। सिस्टम, ब्लैक स्टील निशान का असर मुतहर्रिक, एट्रीब्यूट्स में इजाफा। सिस्टम, कंकर्रज आर्मर कामयाबी से फोर्ज हो गया है। फॉर्जन की महारत, प्रोफिशिएंसी में 4 पॉइंट्स का इजाफा। 30 लाख एक्सपी हासिल हुए। कंकर्रज आर्मर, सीने का टुकड़ा, प्लेट आर्मर, फाइनगोल्ड रैंक, लेवल 50। सामान की जरूरत स्ट्रेंथ 730 और एजिलिटी 730। डिफेंस 2-350। स्ट्रेंथ 75, एंडेवरेंस 84, एजिलिटी 72। इजाफी पीसो स्कल। लाइफ सकरफास, पहनने वाले को ज्यादा ताकत मिलेगी जैसे जैसे उनकी एचपी ज्यादा से ज्यादा 15% स्ट्रेंथ और 25% अटैक स्पीड तक कम होती। इजाफी एक्टिव स्कल। बेसिक स्ट्रेंथ बैटल ईरे एक्टिवेशन के लिए 5 से ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो कंकर्रज आर्मर पहने हों। एक्टिवेशन पर पहनने वाले की स्ट्रेंथ में 25%, एजिलिटी में 15%, एंडेवरेंस में 15% और जिस्मानी साख्त में 10% इजाफा होता है। बुनियादी इदराक के इश्तिराक, बेसिक परसेप्शन शेयरिंग का बफ देता है। स्टेमिना और इर्तिकाज, कंसंट्रेशन की खपत की शरह में 400% इजाफा होता है। जंगी ईरे को बरकरार रखने के लिए हर 5 मिनट में एक मैजिक क्रिस्टल खर्च होता है। ब्लैक स्टील निशान वाकई काफी हैरत अंगेज है।
उसने न सिर्फ आर्मर के बुनियादी एट्रीब्यूट्स को बेहतर बनाया, बल्कि इसने आर्मर की स्किल्स में से एक को भी थोड़ा सा बढ़ाया। अगरचे ये कनकर्रज आर्मर इनफरादी तौर पर लेवल 50 डार्क सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये इससे ज्यादा दूर नहीं है। सैफ अली खुश था जब उसने कनकर्रज आर्मर के एट्रीब्यूट्स पढ़े। लेवल 50 गार्ड्स डोमेन में एक बड़ा मोड़ था। इस लेवल से आगे आला दर्जे का सामान हासिल करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि लेवल 50 100 रुकनी टीम डंजिन्स में भी बेहतरीन तौर पर सिर्फ लेवल 50 फाइनल सामान और सीट का सामान गिरता था। आमतौर पर खिलाड़ी सिर्फ सुपर लार्ज स्केल टीम डंजिन्स से लेवल 50 डार्क गोल्ड सामान हासिल कर सकते थे। अपने तौर पर बेहतर शदा कनकर्रज आर्मर इसी लेवल के एपिक सामान के टुकड़े से सिर्फ थोड़ा कम कीमती था, लेकिन अगर उसके पास इस आर्मर के बेहतर शदा वर्जन के 5 टुकड़े होते तो हर टुकड़ा आम एपिक सामान के टुकड़े जितना कीमती होता। बेहतर शदा कनकर्रज आर्मर के बरक्स एपिक सामान सिर्फ बुनियादी एट्रीब्यूट्स और चंद ताकतवर स्किल्स को जबरदस्त फरोग देता था। दूसरी तरफ कनकर्रज आर्मर का बेसिक स्ट्रेंथ बैटल ईरे खिलाड़ियों के जंगी मयारात के साथ साथ बुनियादी एट्रीब्यूट्स और जिस्मानी साख्त को भी बेहतर बना सकता था। वाहिद खामी आर्मर की लेवल की हद थी। बेहतरीन तौर पर खिलाड़ी लेवल 60 तक आर्मर इस्तेमाल कर सकते थे। इसके बरक्स ज्यादातर एपिक सामान लेवल 100 के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अपने सामने बेहतर शदा कनकर्रज आर्मर को देखते हुए सैफ अली का आर्मर फोर्ज करने का जुनून भड़क उठा। अगर वो बड़े पैमाने पर कनकर्रज आर्मर तैयार कर सकता और 1000 रुकनी लीजिन को लेस कर सकता तो नतीजा होश उड़ा देने वाला होता। अगर वो कनकर्रज आर्मर में 1000 माहिर खिलाड़ियों की लीजिन को तैयार करता तो उसके पास फौरन रिफाइनमेंट रीलिन के माहिरीन की एक लीजिन होती। ऐसी लीजिन मैदान जंग में नाकाबिल तस्खीर होगी। वो ऐसी ताकत के साथ एक हकीकी सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड को भी बराह रास्त चैलेंज करने की जुर्रत करेगा। हेवेंस बरेल का तो जिक्र ही छोड़ दें। ऐसी ताकतवर लीजिन का ख्वाब देखते हुए सैफ अली ने एक के बाद एक कनकर्रज आर्मर फोर्ज करना जारी रखा, एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया। चूंकि सैफ अली के पास सबसे ज्यादा वक्त तलब अमल पिघलाने और साफ करने को संभालने के लिए तकरीबन 100 एडवांस्ड फोर्जर्स थे, वो हर फोर्जन की कोशिश को तकरीबन 10 मिनट में मुकम्मल कर सकता था। जैसे जैसे वो अमल से ज्यादा वाकिफ होता गया, वो इससे भी ज्यादा तेजी से काम करने के काबिल था। शायद इसने पहली कोशिश के दौरान अपनी तमाम किस्मत इस्तेमाल कर ली थी, क्योंकि बदकिस्मती से अगली 4 कोशिशें नाकाम हो गईं। पलक झपकते ही उसने मवाद में 200 से ज्यादा गोल्ड जाय कर दिए थे। अगर किसी और ट्रेडिंग फर्म को इतना नुकसान होता तो वो मुमकिना तौर पर फौरन पैदावार रोक देते, लेकिन सैफ अली बेखौफ रहा। अगर बुनियादी जंगी ईरे बेसिक बैटर अरीज के साथ सामान तैयार करना इतना आसान होता तो मुख्तलिफ सफर गिल्ड्स माजी में इस तरह के सामान को बड़े पैमाने पर तैयार करने में इतनी जिदोजहद न करते। ताहम जैसे जैसे सैफ अली ने अपनी फॉर्जन की कोशिशें जारी रखी, वो अहम एडवांस्ड मैजिक ईरे बनाने से ज्यादा वाकिफ होता गया। वो बाद में अपनी कामयाबी की शरह को बेहतर बनाने के लिए डिवाइन प्रोविडेंस का भी इस्तेमाल करेगा। अगरचे किस्मत गैर महसूस थी, लेकिन यह पैदावार की कामयाबी की शरह को कम व बेश मुतासिर कर सकती थी। इससे पहले कि सैफ अली को एहसास होता, वो पहले ही 300 मीटेल सीट्स इस्तेमाल कर चुका था। आखिर में उसने कामयाबी से कनकर्रज आर्मर के 96 टुकड़े फोर्ज कर लिए थे। इसकी मजमूई कामयाबी की शरह इस नजरियाती कामयाबी की शरह से थोड़ी ज्यादा थी जो सिस्टम ने इसे दी थी, और 96 सीने के टुकड़ों में से सैफ अली ने बेहतर शदा कनकर्रज आर्मर के मजीद 3 टुकड़े फोर्ज किए थे, जिससे कल 4 बेहतर शदा सीने के टुकड़े हासिल हुए। दरी असना कनकर्रज आर्मर तैयार करने के लिए इसके मेहनती काम की वजह से सैफ अली का तजुर्बा बार मुसलसल बढ़ता गया। इसकी लीवलिंग की रफ्तार गार्ड्स डोमेन के दीगर चोटी के माहिरीन से 3 से 4 गन्ना ज्यादा तेज थी। अगरचे इसकी लीवलिंग की रफ्तार मुतासिर कुन थी, लेकिन गार्ड्स डोमेन में शायद कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था जो सैफ अली के लीवलिंग के तरीकाकार को नकल करने की जुर्रत करे। सैफ अली ने जो 300 मीटेल सिट्स इस्तेमाल किए थे, उनकी कल मालियत 15,000 गोल्ड थी, और ये सिर्फ मौजूदा मार्केट वैल्यू थी। अगर खिलाड़ी बड़ी मिकदार में मवाद खरीदने की कोशिश करते तो उन्हें मुमकिना तौर पर इससे कहीं ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती। जैसे ही सैफ अली बाकी 2 दर्जन इससे ज्यादा मीटेल सिट्स इस्तेमाल करने वाला था, आबदा गाल ने राब्ता किया। गिल्ड लीडर हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर ने अचानक हमारे खिलाफ मुतहर्रिक की गई ताकत में इजाफा कर दिया है।
उन्होंने हमारी डंजन रेडिंग टीमों पर घात लगाने के लिए 100 रुकनी टीमें मुनज़्ज़म की हैं। हमारे जानी नुकसान की तादाद तेजी से बढ़ रही है। जब से उन्होंने अपनी अफवाज को तक़वियत दी है, हम पहले ही 5000 से ज्यादा जाने खो चुके हैं। अगरचे हमने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी तादाद बहुत कम है। हम तमाम हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या मुझे अपने गिल्ड मेंबरान को डंजन छापों और आला वसाइल वाले नक्शों में ग्राइंड करने से फी अलहाल वापस बुला लेना चाहिए और चंद महफूज नक्शों में लेवल अप करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए? जीरो विंग सिटी की मकबूलियत में इजाफे की वजह से आबदा गाल को निस्बतन यकीन था कि जीरो विंग हेवेंस बरेल के साथ जंग में जिंदा रहेगा, लेकिन अब हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर ने अपने जेर कब्जा मुख्तलिफ आला वसाइल वाले नक्शों में अपने खिलाड़ियों पर घात लगाने के लिए मजीद माहिरीन भेज दिए थे। दोनों गिल्ड्स ने इनकी 100 रुकनी इलियट और माहिर टीमों को भी निशाना बनाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अभी सबसे दानिशमंदाना इक़दाम यह होगा कि अपने मेंबरान को एक दूसरे के करीब चंद मखसूस लीवलिंग नक्शों में जमा किया जाए। अगरचे ये उनके मेंबरान की लीवलिंग की रफ्तार को महदूद करेगा, लेकिन ये ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। जीरो विंग अपने माहिरीन की महदूद तादाद को कुमक के तौर पर बहुत तेजी से भेज सकता है। वो आखिरकार खामोश बैठने से थक गए हैं। हाँ, सैफ अली ने तेवरी चढ़ाई। उसने नहीं सोचा था कि हेवेंस बरेल इतनी जल्दी इस जंग को खत्म करने की कोशिश करेगा। फौरन उसने हुक्म दिया, मुझे तुम्हारी तजवीज़ पसंद है। हमें अपनी अफवाज को मरकूज करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें इसके बजाय टारगेटेड आला वसाइल वाले नक्शों में मुंतकिल करो। लेकिन लेवल 40 और 50 के आला वसाइल वाले नक्शे बहुत दूर हैं। अगर जंग छिड़ जाती है तो हमारी कुमक को वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। आबदा गाल ने भी इस ख्याल पर गौर किया था, लेकिन यह कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं था। जीरो विंग के पास माहिरीन की एक महदूद तादाद थी और वो इतने दूर दराज के मुताद्दिद नक्शों का इहाता करने के लिए काफी नहीं थे। ये ठीक है, बस वही करो जो मैं कहता हूं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सैफ अली बस मुस्कुराया, मजीद कोई वजाहत पेश करने की जहमत नहीं की। डार्क गार्ड्स लीजन से 100 हुनरमंद प्लेट आर्मर क्लासेस का इंतखाब करो और उन्हें मेरे पास भेजो। उन्हें लेवल 50 इससे ज्यादा होना चाहिए। 100 लोग। आबदा गाल ये नहीं समझ सकी कि सैफ अली क्या करने का इरादा रखता है। फी अलहाल जीरो विंग के सिर्फ चंद खिलाड़ी हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के माहिरीन के खिलाफ खड़े होने के काबिल थे। अगर वो दुश्मन की टीमों को दबाना चाहते थे तो उन्हें गिल्ड के टायर 2 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी। यहां तक कि 100 रुकनी माहिर टीम की जंग का रुख मोड़ने की सलाहियत भी महदूद होगी। लेकिन चूंकि सैफ अली ने हुक्म दिया था, इसके पास इस पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बाब 1598 हेवेंस बरेल का खात्मा। स्टारमोन किंगडम, पारोक्सेन हिल्स। स्टारमोन किंगडम के बहुत से लेवल 50 नक्शों में से एक के तौर पर इसमें बहुत से कदीम खंडरात मौजूद थे, चाहे ये खास तौर पर वसाइल से मालामाल ना हो। लिहाजा बादशाही में बहुत से गिल्ड्स और एडवेंचर टीमें नक्शे और उसके खंडरात को तलाश करना पसंद करती थीं। पारोक्सेन हिल्स कुछ नायाब जड़ी बूटियों और धातों का घर भी था। बहुत से आजाद खिलाड़ी ग्राइंड करते हुए इन मवाद को हासिल करने आते थे। फी अलहाल खिलाड़ियों के 2 गिरोह पारोक्सेन हिल्स के खस्ता हाल खंडरात में से एक के बाहर टकराए। तमाम खिलाड़ी आला लेवल के थे, जिनमें सबसे कम लेवल 50 और सबसे मजबूत खिलाड़ी लेवल 52 पर थे। दोनों गिरोहों में से एक ने हेवेंस बरेल का गिल्ड निशान पहना हुआ था, जबकि दूसरे खिलाड़ियों ने जीरो विंग का। हैरत अंगेज तो ये गिल्ड्स के दरमियान टीम की जंग है। वहां से गुजरने वाले खिलाड़ी जंग देखने के लिए रुके बगैर न रह सके। वो सेहरज़दा थे। आजाद खिलाड़ियों के दरमियान पीवीपी लड़ाइयों के मुकाबले में जो उन्होंने पहले देखी थी, ये जंग अपनी नौयत की अलग थी। जब आजाद टीमें टकराती तो लड़ाई में आमतौर पर 1 दर्जन या इससे ज्यादा खिलाड़ी शामिल होते, जिनमें से ज्यादातर अपनी लड़ाइयों पर तवज्जो मरकूज करते। इन लड़ाइयों को टीम की लड़ाइयों के बजाय फरीफार अल कहना ज्यादा मुनासिब था। किसी भी खिलाड़ी के दरमियान कोई हम आहंगी नहीं थी। आमतौर पर एक अकेला माहिर झड़प का रुख बदल सकता था। ताहम गिल्ड टीमों के दरमियान लड़ाइयां एक मुख्तलिफ कहानी थी। ये लड़ाइयां कदीम मैदान जंग की जंगों की तरह थीं। हर टीम की वाज़ेह क़ियादत थी,
और गिल्ड टीमें टीम के मेंबरान के दरमियान हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज करती थीं, हमला करने के लिए दुश्मन के कमजोर पॉइंट्स तलाश करती थी। ऐसी लड़ाइयों में इनफरादी माहिरीन का नतीजा पर बहुत कम असर होता था। कुछ वक्त के लिए हेवेंस बरेल और जीरो विंग के मेंबरान लड़े। मंतर और तीर मैदान जंग में उड़ते रहे क्योंकि अकब में मौजूद हीलर्स ने शिद्दत से एक के बाद एक हीलिंग स्पेल कास्ट किया। ताहम जैसे जैसे जंग तूल पकड़ती गई, जीरो विंग के फ्रंट लाइन मेले खिलाड़ी गिरने लगे। खिलाड़ियों की एक ही तादाद के साथ शुरू करने के बावजूद हेवेंस बरेल को अपने माहिरीन की खौफनाक तादाद की वजह से वाज़े तौर पर फायदा हासिल था। आमतौर पर 5 अच्छे माहिर खिलाड़ी 100 रुकनी गिल्ड इलियट टीम की क़यादत करते थे। फिर भी हेवेंस बरेल की इलियट टीम में 30 से ज्यादा माहिरीन थे। इसके बरक्स जीरो विंग की टीम में सिर्फ 15 थे। न सिर्फ माहिर खिलाड़ी इनफरादी तौर पर इलियट से ज्यादा मजबूत थे, बल्कि इनमें बेहतर हम आहंगी भी थी और वो आसानी से अपने मुखालफीन के कमजोर पॉइंट्स तलाश कर सकते थे। जैसे ही जीरो विंग का एक खिलाड़ी दूसरे के बाद गिरा, जंग ज्यादा यकतरफा हो गई। आखिर में जीरो विंग की टीम को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बदकिस्मती से हेवेंस बरेल के खिलाड़ियों का वाज़े तौर पर अपने दुश्मनों को भागने देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने भागने वाले खिलाड़ियों का पीछा किया। अगरचे हेवेंस बरेल को तकरीबन 20 जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन टीम ने जीरो विंग के खिलाड़ियों को फना कर दिया था। लीडर जीरो विंग के मेंबरान कमजोरों का एक ग्रुप है। अगर गिल्ड लीडर ने पहले हमला करने का हुक्म दिया होता तो हेवेंस बरेल बहुत पहले स्टारमोन किंगडम पर गलबा हासिल कर चुका होता। ये ठीक है, यहां तक कि अगर जीरो विंग ताकतवर है तो ये सिर्फ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के सामने अकड़ सकता है। ये हेवेंस बरेल के लिए कुछ भी नहीं है। हेवेंस बरेल के खिलाड़ी हंसे जब उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए हथियारों और सामान की तारीफ की। स्टारमोन किंगडम के ओवरलॉर्ड के तौर पर जीरो विंग का वक्त खत्म हो चुका था और हेवेंस बरेल वो गिल्ड नहीं था जो माजी में था। अब गिल्ड का हर पहलू मजबूत था। मजमूई तौर पर हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर ने 8000 से ज्यादा माहिरीन को रवाना किया था और उन्हें जीरो विंग के मेंबरान पर घात लगाने के लिए मुतअद्दिद टीमों में फैला दिया था। उन्होंने आला दर्जे और चोटी के माहिरीन को भी रवाना किया था। शिकार पर इतनी ज्यादा माहिरीन की क़यादत वाली टीमों के साथ वो जीरो विंग के किसी भी मेंबर को मार डालेंगे जो मुख्तलिफ लेबलिंग नक्शों में जाहिर होने की जुर्रत करेगा। हेवेंस बरेल की टीम के जाने के कुछ ही देर बाद जीरो विंग की 1 और 20 रुकनी टीम मैदान जंग में पहुंची। लानत, हमें फिर देर हो गई। शेडो सॉर्ड ने फटे हुए मैदान जंग का जायजा लेते हुए लानत भेजी। जिस लेबलिंग नक्शे को महफूज बनाने का उसे काम सौंपा गया था वो बहुत बड़ा था और हेवेंस बरेल के पास नक्शे में बहुत ज्यादा टीमें थीं। इसकी एक हद थी कि वो कितने खिलाड़ियों को बचा सकता है। कभी कभी दुश्मन दूर दराज की टीमों पर घात लगाता और जब तक वो पहुंचता लड़ाई खत्म हो चुकी होती। वो खुद को बेबस महसूस किए बगैर न रह सका। मजीद बरा इसकी लेवलिंग की रफ्तार में तेजी से कमी आई थी क्योंकि इसने हेवेंस बरेल की टीमों का शिकार करने पर तवज्जो मरकूज की थी। कमांडर शेडो सॉर्ड, हमें अभी वाइस गिल्ड लीडर आबदा की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ है। वो चाहती हैं कि तमाम मेंबरान जो लेवल करना चाहते हैं वो उन 4 आला वसाइल वाले नक्शों में जमा हो जाए। उन्होंने इन मखसूस डार्क गार्ड्स लीजन के मेंबरान को फौरन व्हाइट रिवर सिटी की गिल्ड रहाइशगाह में जमा होने का हुक्म भी दिया है। एक लेवल 50 रेंजर ने शेडो सॉर्ड को फहरिस्त देते हुए रिपोर्ट दी। इन 4 नक्शों में जमा हूं? क्या ये कोई मजाक है? शेडो सॉर्ड ने 4 मखसूस नक्शों को हैरत से देखा। अगरचे अगर वो अपने गिल्ड मेंबरान को चंद मुंतखब इलाकों में जमा करते तो दिफा और कुमक आसान हो जाती, लेकिन चारों नक्शे फैले हुए थे। अपने मेंबरान को उन नक्शों में भेजना गिल्ड की ताकत को तकसीम करने के मुतरादिफ था, जिससे हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के लिए उन्हें ज़ब्ह करना आसान हो जाता। वाइस गिल्ड लीडर ने कहा है कि यह हमारे गिल्ड लीडर का हुक्म है। रेंजर ने संजीदगी से सर हिलाया। गिल्ड लीडर का हुक्म ये सुनकर शेडो सॉर्ड और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। मैं समझ गया, हम फौरन अपने तफवीज करदा नक्शे की तरफ जाएंगे। फहरिस्त में मौजूद डार्क गार्ड्स लीजन के किसी भी मेंबर को फौरन गिल्ड रहाइशगाह वापस जाना चाहिए। जहां शेडो सॉर्ड की टीम दूसरे नक्शे के सफर के लिए तैयार हुई, वहीं जीरो विंग के गिल्ड मेंबरान जो स्टारमोन किंगडम में बिखरे हुए थे ने उन्हीं अहकामात पर अमल किया। कुदरती तौर पर
इस तरह की बड़े पैमाने पर तब्दीली ने बादशाही के मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स की तवज्जो मबजूल कर ली। जीरो विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? डेब्रेक फोग हैरान रह गई जब इसने ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ी जो एक मातहत ने इसे भेजी थी। हाय वाकई अहमकाना। क्या वो सोचते हैं कि इससे हम डर जाएंगे? सुनबोलर बरेल रिपोर्ट पर हंसा। हमारे जर्नेलों को मतला करो और हमारी अफवाज को उन 4 नक्शों पर रवाना करो। उन्हें 100 रुकनी यूनिटों आइस से कम में मुंतकिल होने का कहो। जीरो विंग के साथ कोई बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू न करे। मैं देखना चाहता हूं कि ब्लैक फुलियम इतनी सारी टीमों से निपटने का इरादा कैसे रखता है। उसने ब्लैक फुलियम की सलाहियतों को बहुत पहले दरियाफ्त कर लिया था। न सिर्फ वो शख्स बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले मंत्र चलाता था, बल्कि इसके पास बड़े पैमाने पर खामोश करने की महारत, साइलेंसिंग स्किल भी थी। हजारों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लड़ाइयों में ये सलाहियतें हैरत अंगेज काम करती थीं। यहां तक कि अगर हेवेंस बरेल अपने अददी फायदे की वजह से जीत भी जाता, तब भी गिल्ड को शदीद नुकसान उठाना पड़ता, और ये वो चीज नहीं थी जिसे वो देखना चाहता था। अगर जीरो विंग ने अपने मेंबरान को एक ही नक्शे में जमा किया होता, तो वो अपने गिल्ड मेंबरान को भेजने की जुर्रत न करता। यकीनन वो जीरो विंग को ऐसा करते देखकर ज्यादा खुश होता, क्योंकि एक ही नक्शे में सिर्फ इतने ही वसाइल दस्तयाब थे। अगर जीरो विंग का हर मेंबर एक ही इलाके में दबक जाता, चाहे वो आला वसाइल वाला नक्शा ही क्यों ना होता, तब भी वसाइल सब के लिए काफी नहीं होते। बिलाखिर इससे गिल्ड मेंबरान की लीवलिंग की रफ्तार को नुकसान पहुंचता। ताहम इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इसके मेंबरान आमतौर पर लेवल कर सकें, जीरो विंग ने अपने खिलाड़ियों को 4 आला वसाइल वाले नक्शों में तकसीम कर दिया था, जो एक दूसरे से काफी दूर थे। जीरो विंग के माहिरीन की महदूद तादाद के साथ वो हर इलाके की हिफाजत के लिए सिर्फ चंद ही भेज सकता था। जब तक हेवेंस बरेल छोटे पैमाने पर लड़ाइयां शुरू करता रहेगा, जीरो विंग दुश्मन गिल्ड के अददी फायदे को बरकरार रखने में नाकाम रहेगा। अगर ये तूल पकड़ता, तो जीरो विंग के बिखरने में सिर्फ वक्त की बात होती। दरी असना व्हाइट रिवर सिटी में जीरो विंग की रहाइशगाह में कोर मेंबरान का गिल्ड निशान पहने 100 खिलाड़ी रहाइशगाह के मीटिंग रूम में बैठे थे। हुजूम में सबसे कम लेवल 50 था, जबकि सबसे ज्यादा लेवल 52 तक पहुंच गया था। इन तमाम खिलाड़ियों का शुमार किसी भी गिल्ड में लेवल्स के हवाले से सरे-फहरिस्त हो सकता था। जहां तक उनके जंगी मेयारात का ताल्लुक है, इनमें से सबसे कमजोर ट्रायल टावर की 6ठी मंजिल के दरमियानी मरहले तक पहुंच गया था, और सबसे ज्यादा ताकतवर 7वीं मंजिल तक पहुंच गया था। हुजूम में से किसी भी खिलाड़ी ने अपने सामने मौजूद लिबादा पोश शख्स को देखते हुए एक लफ्ज कहने की जुर्रत नहीं की। उनकी नजरों में अकीदत और तारीफ भरी हुई थी। ये लिबादा पोश शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फुलियम था, जीरो विंग का गिल्ड लीडर और अपनी दास्तानों का माहिर। चूंकि सब यहाँ हैं, तो सीधे काम की बात करते हैं। सैफ अली ने कमरे में मौजूद खिलाड़ियों पर नजर डालते हुए कहा। एक बार जब इसने तस्दीक कर ली कि काफी खिलाड़ी मौजूद हैं, तो उसने बात जारी रखी। अब से मेरे पास आपके लिए एक इंतहाई अहम काम है, लेकिन इसे अंजाम देने से पहले आपको राजदारी के मुआहदे, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने होंगे। अगर आप दस्तखत नहीं करना चाहते, तो आप जा सकते हैं और मैं मुतबादिल तलाश कर लूंगा। अगर आपका कोई सवाल है, तो अभी पूछ ले। राजदारी का मुआहदा। गिल्ड लीडर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम किस किस्म का काम करेंगे? जब उन्होंने सैफ अली को राजदारी के मुआहदे का जिक्र करते सुना, तो हर कोई एक लम्हे के लिए हल गया। वो सब इस बारे में गहरा तजस्सुस रखते थे कि सैफ अली के पास उनके लिए क्या है, और हुजूम में से एक भी खिलाड़ी ने चैलेंज से बाज रहने के कोई आसार नहीं दिखाए। मुझे यकीन है कि अब सब जानते हैं कि हेवेंस बरेल ने हाल ही में हमारे गिल्ड के लिए काफी परेशानी पैदा की है। मेरे पास अब के लिए जो काम है वो बहुत आसान है। अब हेवेंस बरेल को फना कर देंगे। बाब 1599, अपनी अमवात का हिसाब मुझ पर छोड़ दो। जब सैफ अली ने बात खत्म की तो मीटिंग रूम में खामोशी छा गई। हेवेंस बरेल ओरुक एम्पायर के पड़ोस में कई रियासतों और सल्तनतों में दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। न सिर्फ इसने बहुत सी वर्कशॉप्स और एडवेंचर टीमों को अपने साथ मिलाया था, बल्कि इसने इनशनेट रॉक सिटी पर भी कब्जा कर लिया था। अब गिल्ड के पास तकरीबन इतनी ही मजमूई ताकत थी जितनी एक सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड के पास होती है। अगरचे जीरो विंग भी ताकतवर था और इसमें तरक्की की बड़ी सलाहियत थी, लेकिन यह हेवेंस बरेल की तरह ताकतवर नहीं था, जिसके पास अपनी ताकत और बड़ी कारपोरेशंस की हिमायत दोनों थी। दर हकीकत
जीरो विंग के मेंबरान के तौर पर उन्होंने अपने हरीफ गिल्ड के खिलाफ एक तवील कठिन जंग के लिए खुद को तैयार किया था। फिर भी सैफ अली चाहता था कि वो हेवेंस बरेल को खत्म कर दें। उसने ये ऐलान भी ऐसे किया था जैसे ये कोई मामूली बात हो। एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि क्या सैफ अली पागल हो गया है, ताहम वो लड़ने के जज्बे से जलने के सिवा कुछ न कर सके, ये जानते हुए कि सैफ अली ने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है। हेवेंस बरेल के वो कमीने हमेशा से आंखों का कांटा रहे हैं। गिल्ड लीडर, बस हमें बताएं कि हमें क्या करना है। हमें आखिरकार हेवेंस बरेल के साथ हकीकी लड़ाई शुरू करने का मौका मिल रहा है। मैं हेवेंस बरेल के साथ मुकाबला करने का तवील अरसे से इंतजार कर रहा हूं। वो बुज़दिल सिर्फ मारना और भागना जानते हैं। अगर मौका मिला तो मैं उन्हें इतना मारूंगा कि उनकी माएं भी उन्हें नहीं पहचानेंगी। सैफ अली को देखते हुए हर किसी का खून जोश से उबल रहा था। हेवेंस बरेल के लिए इनकी नफरत कोई नई बात नहीं थी। दर हकीकत गिल्ड के बेशर्म हथकंडों की वजह से इस नफरत में सिर्फ इजाफा हुआ था। ठीक है, चूंकि अब में से किसी को कोई मसला नहीं है, इन राजदारी के मुआहिदों पर दस्तखत करें। सैफ अली ने मुआहिदा देने से पहले इत्मीनान से सर हिलाया। जब खिलाड़ी राजदारी के मुआहिदों पर दस्तखत करते तो वो गार्ड्स डोमेन में लॉग इन होने के दौरान मुताल्लिका मालूमात पर बात नहीं कर पाएंगे। अगरचे मैन गार्ड सिस्टम हकीकी दुनिया में मालूमात को रेगुलेट नहीं कर सकता था, लेकिन अगर किसी को हकीकी दुनिया में अपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले का सबूत मिल जाता तो वो सबूत मैन गार्ड सिस्टम के हवाले कर सकते थे। अगर सबूत दुरुस्त होता तो खिलाड़ी को इसकी मुस्तहक सजा मिलती, जिसकी शिद्दत मुआहिदे की शराइत पर मुनहसिर होती। सैफ अली कनकर्रज आर्मर के जंगी ईरे को खुफिया रखना चाहता था। अगरचे गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें और खिलाड़ी बिलाखिर जंगी ईरे दरियाफ्त करने के पाबंद थे, लेकिन वो आर्मर को गिल्ड के ट्रम्प कार्ड्स में से एक के तौर पर महफूज रखना चाहता था। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जितनी देर से जंगी ईरे दरियाफ्त करती, इतना ही बेहतर था। सैफ अली ने राजदारी के मुआहिदे को तोड़ने के लिए जो सजा मुकर्रर की थी वो गैर मामूली नहीं थी। कोई भी खिलाड़ी जो उसकी खिलाफ वर्जी करता, इसका अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता। आमतौर पर गिल्ड्स ने एक ऐसा नतीजा मुंतखब किया जो खिलाड़ियों को मुस्तकिल तौर पर गार्ड्स डोमेन से रोक देगा अगर उन्होंने इंतहाई अहम राजों के बारे में राजदारी के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खिलाड़ी अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें, वो कभी भी दोबारा लॉग इन नहीं हो पाएंगे। लिहाजा माजी में गिल्ड्स के बुनियादी राज अक्सर लीक नहीं हुए थे। ऐसा करने के नताइज इन खिलाड़ियों के लिए तबाहकुन होंगे जो गार्ड्स डोमेन के तर्ज जिंदगी के आदी हो चुके थे। गेम तक रसाई मुस्तकिल तौर पर खो देना मौत से ज्यादा बड़ी सजा थी। ये खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए सच था जिन्होंने अपने गिल्ड के बुनियादी राजों तक रसाई हासिल की थी। यकीनन ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे जो फल्कियाती कीमत की पेशकश पर खतरा मोल लेंगे। एक बार जब डार्क गार्ड्स लीजन के 100 प्लेट आर्मर खिलाड़ियों ने मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए तो सैफ अली ने अपने बैग से एक के बाद एक कनकर्रज आर्मर निकाला। जहां आबिदा गाल ने जरूरी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया था, वहीं सैफ अली ने कामयाबी के साथ कनकर्रज आर्मर के मजीद 4 टुकड़े फोर्ज किए थे। इन 4 टुकड़ों में से एक बेहतर शदा कनकर्रज आर्मर भी था। इससे तादाद बढ़कर 5 बेहतर शदा टुकड़ों तक पहुंच गई, जो 5 रुकनी पार्टी के लिए बेसिक स्ट्रेंथ बैटल ईरे को फाल करने के लिए काफी थी। क्या यहाँ इतना सारा लेवल 50 फाइनल सामान है? रुको, एट्रीब्यूट्स देखो, ये पागल पिन है। ये बेसिक स्ट्रेंथ बैटल ईरे हैरत अंगेज है। ये बुनियादी तौर पर एक मिनी बरसरक स्किल है। मजीद बड़ा, इसका कोई कूल डाउन नहीं है और उस पर हर 5 मिनट में सिर्फ एक मैजिक क्रिस्टल खर्च होता है। ये तब तक चल सकता है जब तक खिलाड़ियों का स्टेमिना खत्म ना हो जाए। सैफ अली के जाहिर करदा 100 सीने के टुकड़ों पर हर कोई हक्का बका रह गया। वो अक्सर लेवल 50 प्लस नक्शों में ग्राइंड करते थे, इसलिए वो जानते थे कि लेवल 50 का सामान हासिल करना कितना मुश्किल है। यहाँ तक कि मिस्र सामान भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब था। सकट सिल्वर रैंक का तो जिक्र ही छोड़ दें। लेवल 50 मिस्र सामान के बुनियादी एट्रीब्यूट्स आसानी से लेवल 45 फाइनल सामान का मुकाबला कर सकते थे और लेवल 50 सामान निचले दर्जे के सामान से ज्यादा डिफेंस फराहम करता था। ताहम आला डिफेंस अददी कदर में जाहिर नहीं किया गया था, बल्कि ये असरात को कम करने इम्पैक्ट मिटिगेशन एक ही सूरत में आए। जब गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों पर हमला किया जाता तो असर अक्सर उनके मौकिफ में खलल डालता,
जिससे उनके दिफा में खामियां जाहिर होती। नुकसान में कमी के अलावा एक खिलाड़ी का डिफेंस हमले के कुछ, अगर तमाम नहीं, असरात को भी कम कर सकता था। इस तरह लेवल 45 फाइनवुल्ड सामान और लेवल 50 मिस्रसरन सामान के दरमियान फैसला करते वक्त खिलाड़ी आमतौर पर मुअख्खर अल जिक्र का इंतखाब करते, चाहे साबिका में ज्यादा मजबूत स्किल्स हों। कहने की जरूरत नहीं, यहां तक कि लेवल 45 आला दर्जे का डार्क गोल्ड सामान भी लेवल 50 फाइनवुल्ड सामान का मवाजना नहीं कर सकता था। बदकिस्मती से ऐसा सामान हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। यहां तक कि लेवल 50 100 रुकनी हिल मोड टीम डंजीन्स पर छापा मारते वक्त भी आर्मर के गिरने का सिर्फ एक मौका होता था, इसकी जमानत नहीं थी। फिर भी सैफ अली ने अभी उनके सामने ऐसे सामान के 100 टुकड़े रखे थे। मजीद बरा कनकर्रज आर्मर में बड़े पैमाने पर लड़ाई के लिए एक शानदार स्कल थी। डार्क गार्ड्स लीजन के इन खिलाड़ियों में से हर एक ने महसूस किया जैसे वो ख्वाब देख रहे हों। इनमें से सिर्फ चंद के पास लेवल 50 डार्क गोल्ड सामान था, जबकि उनमें से ज्यादातर अब भी लेवल 45 डार्क गोल्ड सामान, लेवल 50 मिस्टरसरन और सकर्टी सिल्वर सामान का मजमुआ इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड में भी उनका सामान सिर्फ उन लोगों के बाद दूसरे नंबर पर होगा जो एपिक सामान पहनते थे। इन खिलाड़ियों की खुशी के जवाब में सैफ अली बस हंसा और सर हिलाया। इन तमाम खिलाड़ियों की नजरें सिर्फ कनकर्रज आर्मर के बुनियादी एट्रीब्यूट्स पर थीं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि फाइनवुल्ड रैंक का कनकर्रज आर्मर लेवल 60 डार्क गोल्ड सामान से भी ज्यादा कीमती है। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक सीने के टुकड़ों में से एक का इंतखाब करें। फिर मैं आपको 5-5 की 20 पार्टियों में तकसीम करूंगा। हर पार्टी एक हेलर लेगी और उन 4 आला वसाइल वाले नक्शों की तरफ जाएगी जहां हमने अपने गिल्ड मेंबरान को ग्राइंड करने के लिए भेजा है। मुझे अब सब की जरूरत है कि हेवेंस बरेल और ब्लैक वाटर के मेंबरान की तलाश जारी रखें। अगर आपको 100 या इससे कम का ग्रुप मिले तो उन सब को मार डालें। अगर दुश्मन आपकी टीम पर तादाद में भारी पड़ जाए या उनकी टीमों में चोटी के माहिरीन हों तो इलाके के जिम्मेदार कमांडरों को मतला करें, फिर आपको कुमक भेजेंगे। अगर ऐसा है तो आपको सिर्फ दुश्मन पर नजर रखने की जरूरत है। अगर वो आपका पीछा करें तो उन्हें काइट करने की कोशिश करें और कुमक के साथ दोबारा मुनज्जम हों। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद खिलाड़ियों को देखते हुए इनके काम की तफसीलात सख्ती से बयान की। डार्क गार्ड्स लीजन के मेंबरान को 6 रुकनी पार्टियों में मुंतकिल करने से वो तेजी से और खुफिया तौर पर हरकत कर सकते थे। अगरचे डार्क गार्ड्स लीजन के इन मेंबरान को 100 रुकनी टीमों के बजाय 6 रुकनी पार्टियों में तकसीम करने से लीजन की जंगी ताकत महदूद हो जाएगी, लेकिन छोटी पार्टियां उनके दुश्मनों के लिए कम खतरा मालूम होंगी। इससे डार्क गार्ड्स लीजन के मेंबरान के लिए दुश्मन की नजरों से बचना आसान हो जाएगा। जब सैफ अली खामोश हुआ तो मीटिंग रूम में मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या उन्होंने गलत सुना है। सैफ अली दर हकीकत चाहता था कि वो हेवेंस बरेल की 100 रुकनी टीमों का मुकाबला करने के लिए 6 रुकनी पार्टियां बनाएं। अगर वो आम 100 रुकनी टीमों को निशाना बनाते तो उन्हें अपनी फतह का यकीन होता, लेकिन हेवेंस बरेल की टीमें आम के अलावा कुछ भी थी। हर टीम की क़यादत आमतौर पर दर्जनों माहिरीन करते थे। अगर उन्होंने ऐसी ताकत पर हमला किया तो वो खुदकुशी की कोशिश कर रहे होंगे, लड़ाई शुरू नहीं कर रहे होंगे। आराम से, मैं आपकी किसी भी मौत की जिम्मेदारी लूंगा। सैफ अली अपने फैसले के बारे में इन खिलाड़ियों की उलझन देख सकता था। ताहम वो बस हंसा और कहा, क्या आप में इस तरह के काम के लिए हिम्मत नहीं है? तो क्या हुआ अगर ये 100 रुकनी टीमें हेवेंस बरेल से हैं? गिल्ड लीडर, बस अब इंतजार करें। यहां तक कि अगर हम उन सब को नहीं मारते तब भी हम यकीनी तौर पर उन्हें तकलीफ देंगे। शुरू में परेशानी ने सबके दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन सैफ अली के इस तरह डांटने के बाद उनका लड़ने का जज्बा नए सिरे से जलने लगा। जैसा कि सैफ अली ने इशारा किया था, अगर वो ऐसा करने के लिए भी बहादुर नहीं थे तो वो खुद को माहिरीन कहना छोड़ सकते। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज्यादा हलाकतों की तादाद वाली 3 पार्टियां बड़ी तादाद में GCPs हासिल करेंगी और एक एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक सीखने का मौका हासिल करेंगी। आप मौका कमाते हैं या नहीं, इसका इन्हिसार आपकी कोशिश पर होगा। सैफ अली ने सबके बुलंद हौसलों की मंजूरी में सर हिलाते हुए कहा। फौरन उसने अपने खिलाड़ियों को पार्टियों में मुनज्जम किया और उन्हें 4 आला वसाइल वाले नक्शों पर रवाना कर दिया। जब उन्होंने सुना कि वो एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक सीखने के काबिल हो सकते हैं
तो ये खिलाड़ी अपने बढ़ते हुए जोश को नहीं रोक सके। एडवांस्ड कॉम्बैट टेक्निक गिल्ड के बुनियादी राज थे। एक सीखने का मौका हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। आमतौर पर उन्हें मौका हासिल करने का मौका तब ही मिलता अगर वो कोई मुतासिर कुन कारनामा अंजाम देते या गिल्ड की तरफ से तरबियत के लिए मुंतखब किए जाते। फिर भी उन्हें सिर्फ हलाकतों की तादाद में टॉप 3 में शामिल होने की जरूरत थी। वो पुरजोश क्यों न होते। कंकर्रज आर्मर और 20 टीमों से फारिग होने के बाद सैफ अली डिसइंटीग्रेशन आर्मर की मुरम्मत के लिए वाइट रिवर सिटी में रमला की भट्टी की तरफ चल पड़ा। बाब 1600 लेजेंडरी आर्मर की ताकत। डिसइंटीग्रेशन आर्मर का वजूद सैफ अली को अभी बहुत बड़ा दर्द सर दे रहा था। चूंकि वो अब वर्ल्ड सिमेट में नहीं था, इसलिए डिसइंटीग्रेशन आर्मर की डिसइंटीग्रेशन पावर, बिखरने की ताकत को मजीद दबाया नहीं जा रहा था। दरी असना शैतानी ताकत के एक हिस्से के खत्म होने के साथ डिसइंटीग्रेशन आर्मर से निकलने वाली डिसइंटीग्रेशन पावर में शिद्दत आ गई थी। नतीजे के तौर पर डिसइंटीग्रेशन पावर, जिसने इब्तिदाई तौर पर उसके बुनियादी एट्रीब्यूट्स को सिर्फ 50% तक दबाया था, अब उन्हें 60% तक दबा रही थी। उसने डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दबाने वाली शैतानी ताकत को मजीद हटाने की लापरवाही से जुर्रत नहीं की। बहरहाल, अगर उसने शैतानी ताकत को मुकम्मल तौर पर हटा दिया तो इस पर दबाव और भी मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो यकीनी तौर पर बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा एहतियात के तौर पर उसने डिसइंटीग्रेशन आर्मर के साथ कुछ और करने से पहले रमला से मिलने का फैसला किया। रमला की भट्टी पर पहुंचने पर चीजें मामूल के मुताबिक थीं। आरामदेह लकड़ी के घर के सामने कोई मेहमान नहीं था। इससे सिर्फ हथौड़े की आवाजें आ रही थीं। इस जगह के बारे में कुछ भी गैर मामूली नहीं था। ताहम जब सैफ अली भट्टी में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में दाखिल हो गया हो। भट्टी के अंदर माना की कसाफत जीरो विंग सिटी से भी कहीं ज्यादा थी। दरी असना इस लम्हे रमला मवाद पिघलाने वाली भट्टी के सामने खड़ी थी। रमला के अमाल को देखकर सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि एक ग्रैंड मास्टर फॉर्जर वाकई मास्टर फॉर्जर से मुख्तलिफ होता है। मास्टर फॉर्जर्स आम तौर पर मवाद को पिघलाने और साफ करते वक्त सिर्फ शोलों का इस्तेमाल करते थे। ताहम रमला दर हकीकत शोलों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें साफ करने से पहले अपने मवाद में माना की समुद्री मिकदार को शामिल करने के लिए 3 गन्ना मैजिक हीरे को कंट्रोल कर रही थी, जिससे इसके मवाद के मेयार में इजाफा हुआ। दरी असना सैफ अली के भट्टी में दाखिल होने को महसूस करने पर रमला ने इस पर एक नजर डाली। अगरचे रमला खुद जंगी महारत रखने वाली एनपीसी नहीं थी, फिर भी सैफ अली ने महसूस किया जैसे रमला ने इसकी रूह के आर पार देख लिया जब इसने इसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है कि तुम इस शैतानी ताकत को हटाने के लिए खुदा की ताकत, गॉड्स पावर, तलाश करने में कामयाब हो गए जब तुम गए हुए थे। अफसोस की बात है कि जो खुदा की ताकत तुमने हासिल की वो इस शैतानी ताकत को मुकम्मल तौर पर हटाने के लिए बहुत कम थी। रमला ने सैफ अली को देखते हुए सर हिलाते हुए कहा। उसने फिर मुतालबा किया, अच्छा बता, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुम अपनी इस डिसइंटीग्रेशन पावर को दबाने का कोई तरीका तलाश कर रहे हो तो मेरे पास कोई हल नहीं है। अभी तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि काफी खुदा की ताकत जमा करो और इस शैतानी ताकत को जल्द अज जल्द हटा दो, वरना डिसइंटीग्रेशन आर्मर सिर्फ मजीद और किसको तुम्हारी तरफ रागिब करेगा। जल्द ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसी शहर के अंदर छुपे हुए हो, क्योंकि वो और किस डिसइंटीग्रेशन पावर के लिए अपनी लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर चीजें ज्यादा देर तक चलती रहें तो एनपीसी शहर भी और किस को रोक नहीं पाएंगे। सैफ अली रमला के अल्फाज सुनकर हैरान हुए बगैर ना रह सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दबाने वाली शैतानी ताकत के एक हिस्से को हटाने के इतने खौफनाक असरात होंगे। अगर रमला ने जो कहा वो सच था तो उसके पास मुस्तकबिल में छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेडी रमला, क्या आपका मतलब है कि अगर मैं काफी खुदा की ताकत जमा करने में कामयाब हो जाता हूं तो मैं अपनी मौजूदा मुश्किलात से आजाद हो सकूंगा? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। पहले इसने डिसइंटीग्रेशन आर्मर के मसले से जल्दी निमटने का इंतखाब इसलिए किया था क्योंकि आर्मर एक बीकन के तौर पर काम कर रहा था जो तब्दील शुदा और किस म्यूटेटेड एयर्स को उसकी तरफ रागिब करता था। इस सूरत-ए-हाल ने इसे खेतों में आजादाना तौर पर कार्रवाई करने से रोक दिया था। अगर वो इस मसले से निमट नहीं सकता तो वो मुस्तकबिल में कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल
डिसइंटीग्रेशन आर्मर से डिसइंटीग्रेशन पावर के लीक होने की वाहिद वजह उसकी चैनलिंग की सलाहियतों का नुकसान है। अगर डिसइंटीग्रेशन आर्मर बनाने वाला मवाद बहाल हो जाता है तो उन्हें इस डिसइंटीग्रेशन पावर को कंट्रोल करने के काबिल होना चाहिए, रमला ने कहा। इसके लहजे में गैर यकीनी का इशारा था। रमला की वजाहत सुनने के बाद सैफ अली ने सिक्का सांस लिया। उसने फिर डिसइंटीग्रेशन आर्मर निकाला और उसे अपने बैग के अंदर मौजूद गार्ड क्रिस्टल्स जज्ब करवाए। एडवांस्ड गार्ड क्रिस्टल और बेसिक गार्ड क्रिस्टल बखर गए और सुनहरी धुंध की नदियों में तब्दील हो गए जो डिसइंटीग्रेशन आर्मर में बह गईं। जब सुनहरी धुंध डिसइंटीग्रेशन आर्मर में फैल गई तो आर्मर से सिया तवानाई की नदियां बहने लगे। जब रमला ने इस सिया तवानाई को अपने इर्द गिर्द को खराब करते हुए देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सकी और जल्दी से अपने घर के अंदर नस्ब मैजिक ईरे को फाल कर दिया। मैजिक ईरे ने फौरन सिया तवानाई को दबाना शुरू कर दिया और उसकी तबाहकुन सलाहियतों को खत्म कर दिया। अगरचे सिया तवानाई की तबाहकुन सलाहियतों को दबा दिया गया था, लेकिन तवानाई खुद गायब होने के कोई आसार नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय ये दर हकीकत गाढ़ा होना शुरू हो गई। 5 सेकंड गुजरने के बाद धुंध जैसी तवानाई एक सिया तवानाई के मोती में तब्दील हो गई जो खामोशी से हुआ में मुअल्लक था और एक खौफनाक चमक जारी कर रहा था। ये क्या चीज है? सैफ अली नाकाबिल बयान हद तक हैरान था जब उसने अपने सामने सिया तवानाई के मोती को देखा। मोती से निकलने वाली चमक ने इसे ऐसा महसूस कराया जैसे किसी बहुत बड़े दरिंदे ने अभी इसके सामने अपना खूनी जबड़ा खोला हो। इस लम्हे वो अपने जिस्म को जरा भी हरकत नहीं दे सकता था और सिर्फ बेबसी से तवानाई के मोती को देख सकता था। सिया तवानाई के मोती के अलावा डिसइंटीग्रेशन आर्मर में भी तब्दीली आई थी जिसे इसने मेज पर रखा था। जैसे आर्मर ने खुद जिंदगी हासिल कर ली हो, सैफ अली इससे जिंदगी की लहर को वाज़े तौर पर महसूस कर सकता था। एक बेजान चीज के बजाय इसके सामने डिसइंटीग्रेशन आर्मर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये किसी किस्म की जिंदगी हो। चूंकि शैतानी ताकत ने अब डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दागदार नहीं किया था, आर्मर की सतह को ढांपने वाले जादुई सर्किट्स ने एक शानदार चमक जारी की। घर के रोशन होने के अलावा घर के अंदर माना भी जिम गया था। सैफ अली अभी माना के जरा से बहाव को भी महसूस नहीं कर सकता था। ताहम यह सूरत हाल सिर्फ चंद मुख्तसर सेकंड तक बरकरार रही, जिसके बाद पूरा घर अपनी मामूल की हालत में वापस आ गया। जहां तक डिसइंटीग्रेशन आर्मर का ताल्लुक है, ऐसा लगता था जैसे आर्मर को अभी मुकम्मल मेक ओवर मिला हो। आर्मर की जाहिरी शक्ल और चमक दोनों में नुमायां तब्दीली आई थी। आर्मर के अभी सिर्फ पत्थर की मेज पर बैठने के बावजूद उसने एक ऐसी ताकत खारिज की जिसने सैफ अली की रूह को भी खौफ से कांपने पर मजबूर कर दिया। दरहकीकत पत्थर की मेज जिस पर डिसइंटीग्रेशन आर्मर बैठा था, आर्मर की ताकत को बर्दाश्त न करते हुए बिखरना शुरू हो गई थी। तो ये डिसइंटीग्रेशन आर्मर की असल ताकत है। सैफ अली अल्फाज से महरूम था जब उसने पत्थर की मेज को नंगी आंख से नजर आने वाली रफ्तार से गलते हुए देखा। ये मालूम होना चाहिए कि रमला एक हकीकी ग्रैंड मास्टर फॉर्जर थी। अगरचे इसके घर के अंदर रखा हुआ फर्नीचर आम दिखाई देता था, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। दर हकीकत इसके सामने पत्थर की मेज भी गैर मामूली असल रखती थी। सैफ अली जो बता सकता था इससे मेज फायर एसेंस स्टोन से बनी होनी चाहिए। न सिर्फ फायर एसेंस स्टोन बेमिसाल सख्त था, बल्कि ये गॉड्स डोमेन में आला दर्जे के मैजिक रेजिस्टेंस मवाद में से एक था। फिर भी अब ये दर हकीकत डिसइंटीग्रेशन आर्मर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हालांकि आर्मर अभी गैर फाल हालत में था। ये महज नाकाबिल तसव्वुर था। ताहम इससे पहले कि पत्थर की मेज मुकम्मल तौर पर बखर जाती, रमला ने तेजी से अपनी हरकत की। इसके सामने डिवाइन रून्स की लाइन के बाद लाइन नमूदार हुई। एक लम्हे बाद डिसइंटीग्रेशन आर्मर के गिर्द 4 गन्ना मैजिक ईरे बन गया। मैजिक ईरे के जाहिर होने के साथ पत्थर की मेज ने बिखरना बंद कर दिया। ताहम मैजिक ईरे ने मुसलसल कुर्रिकिंग की आवाजें पैदा की, जो इस बात की अलामत थी कि वो भी डिसइंटीग्रेशन आर्मर की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज। यहां तक कि 4 गन्ना वाइड मैजिक ईरे वॉर्ड मैजिक अरे भी इस चीज पर काबू पाने के काबिल नहीं है। जैसा कि अजीम ओरुक शहंशाह की बनाई हुई एक अफसानवी चीज से तवक्को थी, रमला की आंखें चमक उठीं जब इसने अपने टूटते हुए मैजिक हीरे को देखा। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी आंखें अभी एक बिल्कुल नई दुनिया के लिए खिली हों।
दरी असना, सैफ अली काफी हैरान था जब उसने बिखरते हुए 4 गन्ना मैजिक ईरे को देखा। एक 4 गन्ना मैजिक ईरे, ये एक ऐसा मैजिक ईरे था जिसे मिथिक मोनेस्टर्स भी तबाह नहीं कर सकते थे। फिर भी सामान का एक टुकड़ा अपनी गैर फाल हालत में ऐसे मैजिक ईरे को तबाह कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि 10 इंटीग्रेशन सीट को गॉड्स डोमेन में 9 अजीम लेजेंडरी सीट्स में से एक समझा जाता था। 10 इंटीग्रेशन आर्मर के खराब होने के बावजूद इसमें अब भी ऐसी खौफनाक सलाहियतें मौजूद थीं। कोई भी तसव्वुर कर सकता था कि ओरुक एम्पायर का बानी शहंशाह कितना ताकतवर था जब इसने मुकम्मल 10 इंटीग्रेशन सीट पहना हुआ था। इसकी बुनियाद पर बानी शहंशाह के खुदाओं के खिलाफ लड़ने के अफसाने बिल्कुल भी मुबालगा आराई नहीं थे। मेरे पास इस ताकत को दबाने की सलाहियत नहीं है जो ये 10 इंटीग्रेशन आर्मर जारी कर रहा है। क्या तुम इस आर्मर को ले जाना चाहते हो? मुझे इसे अभी तुम्हारे लिए दोबारा रिकास्ट करने दोगे? रमला ने पूछा, सैफ अली को देखते हुए मुस्कुराते हुए। इसे ले जाऊं? सैफ अली तलखी से मुस्कुराया। अगर रमला 10 इंटीग्रेशन आर्मर की ताकत को दबा नहीं सकती थी तो वो बेवकूफ होगा अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी सोचा कि वो कर सकता है। उसने फौरन जवाब दिया, फिर मुझे लेडी रमला को तकलीफ देनी पड़ेगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मार्शल पीक की राह अकेले तय नहीं होती। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।